अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज 23 मार्च 2025 है, तो क्यों ना बात 23 मार्च 1940 की करें, चूंकि आज मनाया जा रहा है यौम पाकिस्तान। ये वो दिन है जब मंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया था और उसके बिल्कुल 7 साल बाद, यानी जस्ट इन 7 ईयर्स, कायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने अपने लिए अलग रियासत पाकिस्तान हासिल कर ली थी। वो 7 साल की स्ट्रगल अपनी जगह, लेकिन एक करारदाद की इंपॉर्टेंस क्या होती है आप इससे समझिए कि वो पेश होती है मंटो पार्क में और 7 साल में वजूद में आता है पाकिस्तान। वहां बनता है मीनार पाकिस्तान। आज भी जब लाहौर जाएं, निगाह डालें मीनार पाकिस्तान पर, तो याद आता है, फ्लैशबैक होता है कि ये है वो जगह जिसकी याद में मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। दैट इज करारदाद पाकिस्तान। तो आज के शो में हम इससे मुतालिक मजीद बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जरा रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या हम पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम अपने फराइज अदा कर रहे हैं? क्या हम किसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि हमारे जो गोल्स हैं उनके साथ हमने अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान को अलाइन किया है या हमने नहीं किया हुआ? हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या जो हमारे आबाओ अजदाद थे और हमारे जितने भी लीडर्स थे जिनकी हम बात कर रहे होते, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और यहाँ पर हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम उनको याद रख रहे हैं? क्या उनकी कही हुई तमाम बातें जो सब उन्होंने कही थी, क्या हम उनको लेकर चल रहे हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन? बिकॉज हम कहते हैं ना कि भाग दौड़ इन्हीं के हाथ में है, तो यकीनन हमारी यंग जनरेशन आज हम सब मिलकर रिफ्लेक्ट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और किस तरीके से अपने गोल्स के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान को अलाइन करना है। और कैसे पाकिस्तान आगे जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कैसे यूथ पाकिस्तान को आगे लेकर जा रही है, कितना पोटेंशियल है, कैसे टैप कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और कैसे आगे लेकर जाना है पाकिस्तान को, जिसका ख्वाब देखा था, जिसके लिए मेहनत की थी, उस पाकिस्तान का ख्वाब, और कैसे उसको हमें आगे लेकर जाना है, इस पर करेंगे बात थ्रू आउट द शो। रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यौम पाकिस्तान और हमारे बच्चे। आज इस मौजू पे हम बात भी करेंगे, क्या समझते हैं यौम पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस को लेकर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हसनैन ने। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। ग्रेट। थोड़ा सा आप बताएं मुझे कि कितना आपने पढ़ा इससे मुताल्लिक। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की तारीख में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ दैट्स रिगार्डिंग माय ओन जॉब एज ए जर्नलिस्ट। नहीं, मैं 23 मार्च 1940 से मुताल्लिक क्या पढ़ा है इससे मुताल्लिक बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, तो मैं कहूँगा कि इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द होल स्टेप, द होल प्रोसेस कि जिसको सॉलिडिफाई किया गया। द पाकिस्तान क्रिएशन, पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस में आना, इन सारी चीज़ों का एक फ़र्स्ट जो सॉलिड स्टेप था वो ये दिन था हमारे लिए। एंड आई बिलीव इट्स अ रियली रिकॉग्नाइजेबल एंड रियली रिमेम्बरेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस। हसनैन, क्या हमारे आज के बच्चे इस दिन की अहमियत को उसी तरह समझते हैं जैसे कि हमारी जनरेशन? बिकॉज हमारे यहाँ घर में भी बताया जाता था, इवेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। स्कूल लेवल की अगर बात करें तो स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते थे, हम स्किट्स में पार्टिसिपेट करते थे, हमें इम्पोर्टेंस का बताया जाता था। क्या आज की जनरेशन भी इतनी बाखबर है? अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि हमारी आज की जनरेशन को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा इस दिन के बीच में और फिर द डे व्हेन पाकिस्तान वाज आज़ाद हुआ था, उसके अंदर फ़र्क क्या है। उनको ये भी नहीं पता। दैट इज़ द पॉइंट दैट आवर यूथ इज़ एट। उनको सिर्फ ये कहें
कि आज एक खुसूसी दिन है तो वो पूछेंगे छुट्टियां कितने दिनों की हैं। ये मेन बात है। हम सब लोग खुश किस बात के लिए होते हैं? हम लोग कहते हैं कि छुट्टियां मिलेंगी। हम सब लोगों को आजकल बहाना चाहिए होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना या जापान, उनके द डे ऑफ द रिपब्लिकन डे या जो उनका जो उनकी तारीख के मेन डेज जो उनकी तारीख के मेन डेज हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर? वो एक्स्ट्रा अनपेड आवर्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दे शो दिस एज अ सिंबल ऑफ वर्किंग फॉर देयर कंट्री और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो आप उनको देखें, उनका एक वर्कहॉलिक वर्क कल्चर है, उनके स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड हैं और साथ ही साथ वो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं ऑन सच डेज, ऑन सच ओकेजन्स, ताकि उन्हें बिलीव है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, अनपेड आवर्स एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी कंट्री को एक डेवलपमेंट के अंदर एक हमारा हाथ होगा फ्यूचर के अंदर। हमारे कंट्री के लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए गए, हमारे बड़ों ने कितने सैक्रिफाइसेस किए, और आजकल हम लोग सिर्फ अपने बड़ों को इससे याद रखते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तो छुट्टियां मिल रही हैं। दैट्स वेरी ट्रू। एक छुट्टी वाला मामला जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बड़ा अच्छा पॉइंट हसनैन आपने रेज भी किया कि जो छुट्टी दे दी जाती है जिस पे बच्चे सिर्फ इस बुनियाद पे खुश हैं कि आज छुट्टी है, सवाल भी नहीं करते, डिस्कस भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है कि अच्छा क्यों छुट्टी है, सिग्निफिकेंस क्या है, उस हालांकि होना क्या चाहिए, उससे मुताल्लिक डिस्कशंस होनी चाहिए। और आई बिलीव वाकई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह छुट्टियां करते रहेंगे तो फिर तो आई मीन सो मेनी छुट्टियां। लेकिन चले वो स्टेट लेवल के फैसले और हाँ, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं ना। हाँ, लेकिन उसमें यही बात है कि देखें, घर में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि छुट्टी है तो अपने बच्चों को बताएं ना कि छुट्टी किस वजह से है, प्रोग्राम्स दिखाएं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो हमेशा से बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स वो मुनक्किद किए जा रहे होते हैं और हर लेवल पे बच्चों को बताया जा रहा होता है। तो देखिए, कुछ सारी जिम्मेदारी स्कूल्स की नहीं होती है कि स्कूल वालों ने सिखाना है, जिम्मेदारी घर पे भी आयद होती है कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाना है। ज़्यादा जिम्मेदारी तो घर पे ही आयद होती है, क्योंकि तरबियत जो है उसका सवाल तो पेरेंट्स से ही होना है ना, कि किस तरह से आपने तरबियत की, बच्चे की कितनी सेंस उसके अंदर आपने डेवलप की। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा हसनैन, क्या किया जा सकता है अभी आज इन बच्चों को बताने के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए? मैं चाहूँगी थोड़ी आप और भी इंपॉर्टेंस ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। कि अगर ये ना होता, अगर आप शेयर करना चाहें कि सालाना इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उस वक्त क्या माहौल जो आपने पढ़ा हो? बिल्कुल, लाहौर के अंदर रेडियो पाकिस्तान के अंदर इट वाज द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान and Lahore Minar Pakistan. That was a big recognizable day and it was a big memory for all of us. एक ऐसा दिन था कि हम बेसिकली कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन का एक फर्स्ट एक स्टेप था, और फिर जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, द स्टेप्स वर ओवर एंड पाकिस्तान वाज फाइनली देयर विद अस। आज के इस दिन को हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम्स हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि आज के दिन के ऊपर क्या हुआ। बस हम लोग यही कहते हैं कि बड़े थे और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए, क्या कुछ किया, ये किया, वो किया। हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि व्हाट वाज डन ऑन सच डेज, द हार्ड वर्क। पाकिस्तानी जितने भी हमारे पास बड़े थे उस वक्त, many different सूबे, you might have read in books, हर एक सूबे से हमारे पास एल्डर्स, हमारे पास बड़े जितने भी थे वो सारे इकट्ठा हुए, पाकिस्तान के इस आइडिया के लिए काम किया। एंड देन देयर वाज द पार्ट दैट इवन बांग्लादेश वाज विद अस एट द टाइम एंड देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन दिस स्मॉल स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज अ बिग स्टेप जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का फर्स्ट स्टेप लिया, और फिर जब हम लोगों ने लास्ट स्टेप लिया एंड वी फाइनली गॉट आवर इंडिपेंडेंस। हमें एक छोटा सा स्टेप लगता है, बट वी शुड रिकॉग्नाइज कि एज पाकिस्तानीज और फिर एज मुस्लिम्स ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हमें अपना एक स्टेट मिला। क्योंकि जिस तरह आज़ादी से हम लोग आजकल हमारा रमज़ान गुजरा, हमारा रमज़ान गुजर रहा है बल्कि, और रमज़ान के अंदर जिस तरह हम लोग रोज़े रख रहे हैं, जिस तरह हम लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती मुमकिन। हमें इस तरह आज़ादी नहीं मिलती अगर हम लोग एक शेयर्ड सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते। तो इट्स नो ऑफेंस टू एनीबॉडी दैट इज़ प्रेफरिंग के एक सब कॉन्टिनेंट रहता, टू ऑल द हिस्टोरियंस, बट आई बिलीव कि इट वाज द बेस्ट स्टेप कि पाकिस्तान को एक डिफरेंट कंट्री के तौर पर एक्नॉलेज किया गया और पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ कंट्री बनाई गई, क्योंकि इट जस्ट क्रिएटेड सो मच ईज़, इतनी आसानी बनाई गई हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उन सब लोगों के लिए। पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए एक बेहतरीन कंट्री नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के लिए है दैट रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिगार्डलेस ऑफ हुम दे आर, वो सब लोग आज़ादी से इस मुल्क के अंदर रह सकते हैं। दिस कंट्री इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि अगर आप देखें सारे के सारे 4 के 4 सीजन्स हैं हमारे पास। इस तरह रीजन्स हैं कि ब्लेजिंग सैंड्स, स्नोई माउंटेन्स, ग्रीन प्लेन्स,
ये सारे के सारे हमारे पास इन्वायरमेंट्स जगहें मौजूद है पाकिस्तान के अंदर. Our Pakistan is blessed with resources, with many beautiful sceneries and locations, with so much more. बट अगर हमें ज़रूरत है सो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग अप्रिशिएट करें इन सारी चीज़ों को. हमारे आजकल की यूथ के अंदर क्या होता है, कहीं पर जाते हैं सो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द व्यू व्हाट दे डू इज़ यो गाइस आज मैं आया हूँ यहाँ पर इस जगह के अंदर एंड चेक दिस प्लेस आउट गाइस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. उसमें कोई मसला तो नहीं है, उसके अंदर मसला नहीं है, बट द अप्रिशिएशन ऑफ अ प्लेस दैट इज़ गॉन. अगर आप जो भी कहें, मैं कहूँगा कि अगर आप एक जगह को अप्रिशिएट करेंगे वो चला गया है. आजकल हम लोग लैंडमार्क्स जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको आपकी यादगार होगी, आपकी याददाश्त होगी दैट इफ यू वर व्हेन यू वर यादगार ना बनाई, याददाश्त तक ठीक था जी, याददाश्त तक ठीक है. आपके लिए कुछ इस तरह यादें तो होंगी ना कि आप छोटे होंगे, आप माँ बाप के साथ गए होंगे टू फॉर एग्जांपल अ लैंडमार्क फॉर समवेयर दैट इज डिफरेंट, आपको याद होगा. तो आपको क्यों याद है? क्योंकि वो मेमोरेबल था आपके लिए. आजकल के बच्चे फोन्स के अंदर लगे रहते हैं, वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते, वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते. दैट इज स्पेशली अगर हम एक जगह पे जाते थे तो हम फोकस्ड होते थे काफ़ी ज़्यादा. जी बिल्कुल. हमारा वो फोकस हमें सवाल करने पे मजबूर करता था. हम सवाल करते थे अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से वहाँ पे कि ये जगह क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. और वाकई अब शायद ये वाली चीज़ थोड़ी कम हो गई है कि इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि वहाँ पर जाकर भी वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम यहाँ पर गए, हमने वहाँ पर एक हाजिरी लगाई, इंस्टेड के हम वहाँ की हिस्ट्री को, उसका जो एक बैकग्राउंड है उस पर फोकस करें. दैट्स वेरी राइट. अच्छा हसनैन, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जब हम किसी भी तारीख़ की बात करें, किसी मुल्क की तारीख़ की बात करें, जो कि हम आज यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बात भी कर रहे हैं, किसी काम का हो जाना यानी पाकिस्तान का वजूद में आ जाना और उसके लिए जो पहले पूरी एक चेन है, जो पूरी मेहनत है, उसमें किसी भी रेजोल्यूशन का, चूँकि देखें यौम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान डे, पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद का पेश होना, फिर 7 साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में लाना, अब दो बातें होगी ना. सो एक चीज़ के होने से पहले उसकी रेजोल्यूशन का होना, एक प्लेज का लिया जाना, या फॉर दैट मैटर एक पाथ डिसाइड करना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, हर एक चीज़ के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है कि आप एक डिसीजन लेके करना है. कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि मेक अ डिसीजन एंड स्टैंड ऑन इट वेदर इट्स राइट और वेदर इट्स रॉन्ग. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग डिसीजन लें. सब लोग आजकल के ज़माने के अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या कहते हैं लोग? बड़े ख्वाब देखें. तो ये जो ख्वाब देखना है ये इस तरह है कि आप एक डिसीजन ले रहे हैं. पाकिस्तान का ख्वाब ना देखा जाता, कायदे-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बीच में वो लेटर्स से एक बात ना होती, फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए मेहनत शुरू ना होती, एंड द होल स्टेप ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान, अगर ये स्टार्ट ना होता तो पाकिस्तान होता ही नहीं. इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी दैट मैटर्स. अगर जर्नी नहीं है तो डेस्टिनेशन भी नहीं है. हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, अगर डेस्टिनेशन पर आप इतना ही फोकस होंगे आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. एंड आई बिलीव इन एवरी प्लेस दैट यू आर गोइंग टू, इट्स द जर्नी दैट इज अमेजिंग, नॉट द डेस्टिनेशन. सो द पॉइंट इज कि एक पाकिस्तान जैसी कंट्री का क्रिएशन होना, उसकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन बीइंग आज़ाद होना, ये सारी चीज़ें all of these had a chain reaction. और इस chain reaction के अंदर सबसे important चीज़ थी the fact that they made a decision. अगर डिसीजन ना लिया जाता तो none of this would be here with us. It's the fact कि एक बंदा, एक वाहिद फ़र्द एक स्टेप लेता है, वो एक रेबेल करता है और वो कहता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, मैं कुछ नया करूँगा, और फिर उस रेबेल से औरों को भी मोटिवेशन मिलती है, एंड देन दे ऑल्सो गेन द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट and to have their own country, for example in this case. अपनी country को पाना, it's no easy job, it's very hard. It is. And with the help of all the people of KPK, of Balochistan, of Punjab and all of these provinces, इनके बड़े, इनके जितने भी knowledgeable लोग थे वो इकट्ठा हुए, पाकिस्तान के लिए मेहनत किया, and in this chain reaction we were able to make Pakistan. So I believe the most important part was the decision that was made. अगर एक बंदा कहे कि पाकिस्तान बनाना है but फिर he's like no it's too difficult, तो क्या होता? एक वाहिद फ़र्द है, उसका एक वाहिद डिसीजन है कि पाकिस्तान बनने के अंदर मैं एक पार्ट प्ले करूँगा. तो अगर वो एक वाहिद फ़र्द मेहनत ना करता तो क्या आज हम लोग यहाँ पर होते? नहीं. Absolutely. अच्छा, डिसीजंस लेने भी अक्सर बड़े मुश्किल होते हैं ना. Exactly.
इस तरह के डिसीजंस या अपनी ज़िंदगी में देखिए, ये हम अपनी हिस्ट्री को डिस्कस भी इन दिनों से हम ये भी सीख रहे होते हैं कि हमने आगे चल के कैसे चीज़ों को अचीव करना है। सो हम बाज़ों का डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शायद हम बहुत बड़ी चीज़ सोच रहे हैं। और जिस तरह से हम 23 मार्च की बात करते हैं और अभी पूरी जो हिस्ट्री आपने भी बयान की यहाँ पे, हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम डिसीजंस की तरफ जाएं, स्पेशली जब हमें डर लग रहा हो कि पता नहीं आगे क्या होने जाएगा, पता नहीं हमें लेना चाहिए ये डिसीजन कि नहीं, ये गोल सेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, एक कोट है कि decisions require the strongest wills, so every decision require a strong will. हमें अपनी will और conviction, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि अपना focus और अपना, आप कह सकते हैं कि will, अभी आप उर्दू में ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे, तो सिंपल अल्फाज में रिक्वायर्स अ विल, जो कि हमारे अंदर नहीं होती अक्सर टाइम्स। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इससे क्या होगा, कैसे होगा। बट एज जर्नलिस्ट हम सबको पता होगा कि लॉट्स ऑफ पीपल फियर कमिंग ऑन स्टेज, एम आई राइट? यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स होंगे दैट आर नॉट कंफर्टेबल विद टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड। तो क्यों? सेम थिंग, वो कहेंगे कि अगर मैं ये बात कहूँगा इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। सो इट्स द करेज दैट इज रिक्वायर्ड, एक दलेरी जो कि हर एक डिसीजन के पीछे होती है। एंड फॉर अ डिसीजन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका डिसीजन सही हो, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका डिसीजन आपके लिए सही हो। सही बात है। क्योंकि देखिए, इन एवरी फिल्म आप देखेंगे कि विलन भी डिसीजन लेता है और हीरो भी लेता है, बट विलन वो लेता है जो उसके लिए ठीक हो और हीरो वो डिसीजन लेता है जो कि उसके लिए ठीक हो। हीरो वैसे वो डिसीजन लेता है जो सबके लिए ठीक हो, सब एग्जैक्टली, सबके, बट सेल्फलेस डिसीजंस। एग्जैक्टली, सेल्फलेस डिसीजंस। बट विलन क्या करता है, वो अपने लिए डिसीजंस लेता है, बट ही मेक श्योर दैट ही गेट्स अ बिट ऑफ द बेनिफिट और मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स। तो सेम जगहों के अंदर सेम ही बात की जाती है कि डिसीजन लिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ हुम यू आर, एंड इट्स अबाउट द गट फीलिंग। जब आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं और आपको फील होता है कि इट्स नॉट गुड, फॉर एग्जाम्पल मैं मॉर्निंग के अंदर आ रहा हूँ और मैं कुछ पहन रहा हूँ, मुझे एक गट फीलिंग है कि ये अच्छा नहीं है, सो आई बेस्ट बिलीव कि मैं उस गट फीलिंग को फॉलो करूँगा और मैं कुछ डिफरेंट पहनूंगा, बिकॉज द गट फीलिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग। आपको फील होता है, आपको समझ में आता है कि येस दैट इज ट्रू। तो एवरी डिसीजन हैज़ अ गट फीलिंग बिहाइंड इट। अगर आपको फील हो रहा है कि ये गलत है ये डिसीजन, तो इट मे बी रॉन्ग, यू शुड कॉन्टेम्पलेट, आपको सोचना चाहिए कि क्या मेरा डिसीजन ठीक है। बट मेरा बिलीफ ये है कि हर एक डिसीजन के पीछे सोचना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर बिलीफ रखें। देखिए, अगर हमारे जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जितने भी नबी सहाबा, जितने भी लोग थे, दे हैड सो मेनी वॉर्स, वो कितने मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरे। बड़ी ईद का जो हमारा किस्सा है दैट वन ऑफ द प्रॉफिट्स ही वाज गोइंग टू स्लॉटर हिज ओन सन। तो देखिए, ये किसका एक एग्जाम्पल है? बिलीफ का है, यकीन। तो हर एक डिसीजन यकीन का और बिलीफ का एक एग्जाम्पल होता है। एब्सोल्युटली। अगर आपका अपने डिसीजन के अंदर यकीन है, बिलीफ है, सो यू कैन माइज वेल यू कैन डू इट। बट अगर आप अपने अंदर बिलीफ नहीं रखते, अगर आपको अपने अंदर यकीन नहीं है, so you cannot make a decision. That's very right, Ji. Hasnan, thank you very much for joining us today. Decisions in your life, they are very, very important. और वाकई उसी बिलीफ के साथ कि जो आपने डिसीजन लिया ये आपके लिए उस वक्त के लिए एट अ लार्जर स्केल ये एक दुरुस्त फैसला है, फिर आप उस पर लग जाते हैं और फिर वाकई आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं खूबसूरत सफ़र के साथ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान, इसने जिस तरह से हम सबको एक पहचान दी है हम सब जानते हैं,
एट द सेम टाइम कैसे पाकिस्तान में आपने आगे बढ़ना और कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करना, आज इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। जितने मर्जी चैलेंजेस हों, जब आपके अंदर एक उम्मीद होती है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, तो वाकई कुछ कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ कहानियाँ हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन आती भी रहती हैं। आज इस ट्रांसमिशन में ऐसी ही कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ऐसे प्रोफेसर साहब की कहानी आपसे शेयर करेंगे जिनके बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन उन्होंने अपने सफ़र को, तालीमी सफ़र को जारी रखा। एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपनी PhD को मुकम्मल किया था। और उसके साथ साथ जिस तरह से वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आगे चल रहे हैं, लोगों में उसकी आगाही पर काम कर रहे हैं, आज हम उससे मुतालिक बात भी करेंगे। और जो अपनी स्ट्रगल रही उस पर भी हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। न्यू वेंचर बिजनेस डेवलपमेंट है, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें वसी तजर्बा रखते हैं। एट द सेम टाइम उनकी अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, ज़ाहिर है जितने भी लोग इस वक्त स्टार्टअप, हम कहते हैं ना ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं, हमें सिर्फ नौकरी करनी है, ऐसे बहुत सारे मामलात हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। बट इशू ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती हम शुरू कहाँ से करें, चैलेंजेस को किस तरह से हम फेस करें, किस तरह से अपनी चीज़ों को अलाइन करें, और क्या वाकई जो नहीं है उसका दुख करते रहना सारी ज़िंदगी, या अपने लिए खुद आपने एवेन्यूज़ तलाश करने हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सादिक खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। UT पेशावर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। थोड़ा सा बताएं सर कि मुश्किलात के बावजूद PhD मुकम्मल करना, वुड यू लाइक टू शेयर कि कितनी मुश्किलात रही इस तालीमी सफ़र में? सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। और मुश्किलात तो सर ज़िंदगी में आती रहती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, और बाज़ औक़ात या आपकी फ़ैमिली पहले से कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, या उन्होंने ज़्यादा मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं किया होता, तो हर स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात आती हैं। मेरा ताल्लुक़ सर ज़िला नौशहरा के एक पसमानदा से गांव निज़ामपुर से है। अच्छा। मेरी अर्ली एजुकेशन सर वहाँ से है। फिर उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट UET पेशावर से 4 साल इंजीनियरिंग मुकम्मल की। 4 साल सर मैं ना सिर्फ अपना डिपार्टमेंट बल्कि UET पेशावर टॉप करता रहा। उसके बाद फिर मैंने MS किया, फ्रांस से किया, अमेरिका से किया। फिर मैंने एक PhD फ्रांस से मुकम्मल की, दूसरी PhD फिर सर अमेरिका से मुकम्मल की। फिर उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट किया, और उसके बाद सर फिर ये फ़ैसला किया कि आई विल गो बैक टू पाकिस्तान, और मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा, और मज़ीद जो आने वाली हमारे नस्लें हैं मैं उनको रहनुमाई मुहैया करूँगा। तो फ़िलहाल मैं प्रोफेसर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट UET पेशावर में। क्या ये एक मुश्किल फैसला था, चूँकि आजकल हम यही देखते हैं कि जो सभी जैसे बाहर पढ़ने जाता है, डिग्री करने जाता है, उसकी ख्वाहिश सेटल हो जाए, लेकिन आपने एक PhD फ्रांस, एक USA, फिर पोस्ट डॉक की, लेकिन आपने कहा नहीं, पाकिस्तान वापस जाना है। असल में मैं ये समझता हूँ कि इस मिट्टी का और इस लोगों का, इन लोगों का मेरे ऊपर कर्ज था। एक तो मैं स्कॉलरशिप के थ्रू गया था, तो मेरी ऊपर ये कंडीशन भी थी कि मैंने यहाँ पर आकर इस मुल्क को सर्व करना है। दूसरा ये कि मैंने जब दुनिया के लोगों को देखा, उनके हालात और उनके मामलात को देखा, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि हमारी इस कौम के जो यूथ है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट दे नीड प्रॉपर, जिसको हम मेंटोरशिप कहते हैं, जिसको हम गाइड कहते हैं, प्रॉपर सपोर्ट और रहनुमाई, इसकी शदीद ज़रूरत है। जिन मुश्किलात से मैं गुज़रा, अब मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमारे तलबा हैं, जो मुख्तलिफ़ गरीब घरानों से आते हैं, मुतवस्सित तबकों से आकर पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं जब उनको गाइड करता हूँ और वो फिर ज़िंदगी की तरक्की की राह पर गामज़न हो जाते हैं, तो मुझे खुशी महसूस होती है, और मुझे वापसी पर जो मेरा फ़ैसला हुआ है उस पर मुझे इत्मीनान नसीब होता है, मुझे दुख कभी नहीं हुआ। सही, ग्रेट। और फिर पाकिस्तान वापस आने के बाद जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, कैसे आप लोगों को गाइड करते हैं और कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है सर। बाज़ औक़ात लोग बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्स कर देते हैं। बात है। ठीक है, बिजनेस सर या बिजनेसमैन वो होता है जो एग्जिस्टिंग मार्केट को या एक्सपेंड करता है, या दूसरी सीरीज़ में उसको लॉन्च करता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपनी सोच को एक तख्लीक देता है, नई आइडियाज़ लॉन्च करता है, नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन की तरफ जाता है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैं एंटरप्रेन्योर की ज़ुबान में प्रॉब्लम को हमेशा मैं अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इफ़ अ प्रॉब्लम अराइजेस, तो इसका मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी आपको तलाश करनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लें। मैं मिसाल के तौर पे आपको बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के दरमियान में कुछ 2-3 अहम फ़र्क बता देता हूँ।
जिस तरह पहले हम मार्केट जाते थे, कोई हमने ग्रोसरी ख़रीदनी होती थी या हमने कोई कपड़े लेने होते थे, कोई जूते लेने होते थे, कहीं से पिक करने होते थे, तो हमें फ़िज़िकली ख़ुद जाना पड़ता था, वहाँ से पिक करते, टाइम भी लगता, एनर्जी भी कंज्यूम होती। अब ये बाइकर्स जो आ गए हैं कि आप उनको कॉल करते हैं और आप उनको एड्रेस बता देते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, आपका वो आइटम पिक करके आपको घर डिलीवर कर देते हैं। ये किसी एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि हर एक के पास टाइम नहीं होता, तो ये एक आइडिया मार्केट में लॉन्च हुआ और लोगों को इससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। इसी तरह जो हमारा ये जो बाइक्स के अलावा ये जो इवन जो इजी पैसा वाला सिस्टम है, जेस कैश वाला है, जिस तरह से पहले ये बैंकिंग के थ्रू पैसे के लोग ट्रांजैक्शन करते थे, अब ये एक तरीका आ गया है कि मोबाइल में आपका पूरा बैंक एग्जिस्ट करता है। इसी तरह बड़े मार्ट्स हैं, पहले लोग ग्रोसरी एक जगह से ख़रीदते, वेजिटेबल दूसरी जगह से ख़रीदते, किसी ने ये आइडिया लॉन्च किया कि एक बिग मार्ट होना चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बेसिकली थॉट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मार्केट को एक्सपेंड करके नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, नए जॉब्स उससे आते हैं और बिज़नेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वो अपना किरदार अदा करते हैं। ग्रेट। यस। अच्छा सर, अभी जो बच्चे हमारे आना चाह रहे हैं, वो उनके माइंड में होता है सबसे पहले कोई भी स्टार्टअप है, शुरू कर रहे हैं, कोई प्लान है उनके माइंड में, बेशक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन भी लाना चाह रहे हैं, उनके माइंड में पैसा सबसे पहले आता है, टॉप प्रायोरिटी, और उनकी कोशिश ये होती है कि बस हम शुरू करें, और अगर पैसा नहीं आ रहा तो डीमोटिवेट होकर लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, हमारी यंग जनरेशन स्पेशली। तो कितना ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने गोल को सबसे ऊपर रखें एंड देन उसके बाद पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है। उनको क्या टिप्स देंगे उन तमाम यंगस्टर्स? अच्छा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट एंड बट पहले तो आप ये करें कि आप अपने पैशन को जानें, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो लाइफ के अंदर आप लोगों ने आगे करना है, वो बाय चांस आप नहीं कर रहे बल्कि बाय चॉइस आप कर रहे हैं। बिकॉज़ हमारी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ज़िंदगी चांस के तौर पे गुजर रही होती है। हमने इंजीनियरिंग में भी, अगर मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बाय चॉइस आए थे या बाय चांस आप आए थे। तो सबसे पहले तो उनको अपने पैशन की पहचान होनी चाहिए। दूसरा, उस पैशन को लेकर फिर इतनी अच्छी बुक्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर लिखी जा रही है, क्रिएटिविटी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, तो आप अपनी पढ़ाई उसमें जारी रखें। सिर्फ आपकी जो एकेडमिक पढ़ाई है वो आपकी डिग्री और आपकी जो ग्रेड्स है उस तक तो काफ़ी है, लेकिन अगर आपने अपने पैशन को आगे ग्रो करना है तो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की सेल्फ जो स्टोरीज़ हैं, जो हिस्ट्री के हैं, वो आप पढ़ें ताकि आपकी नॉलेज मैक्सिमम उस फील्ड के अंदर एक्सपेंड हो जाए, हॉरिजॉन्टल नॉलेज के ऊपर चली जाए। फिर उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो मेंटोरशिप का आता है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गाइड। अगर आपने किसी मंजिल की तरफ जाना है तो आप उन लोगों से मिलें, उन लोगों से स्पेसिफिक रहनुमाई लें जो फील्ड का तजर्बा रखते हो, क्योंकि पढ़ाई में बाज़ औक़ात इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जब जितना आप मार्केट में जाते हैं, आप नाकामियाँ फेस करते हैं, नाकामियों से फिर उठकर किस तरह कामयाबी के सफ़र के ऊपर गामज़न होना है, वो लोग आपको बताते हैं जो आपके मेंटोर होते हैं, जो आपके गाइड होते हैं। वो आपका टीचर भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका वालिद भी हो सकता है, आपका एक बड़ा अच्छा दोस्त भी हो सकता है, जिसको हम मेंटोरशिप और मेंटी रिलेशनशिप कहते हैं। ये जितना स्ट्रेंथन होगा और वो उसी फील्ड से वाबस्ता होना चाहिए जो फील्ड आपका बेसिकली पैशन है। इसके बाद फिर आखिर में जाके आपको पैसों की रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट अच्छी खासी उनको चाहिए होता है कि छोटे से इदारे बनाए जाए और उनके आइडियाज़ को, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जिस तरह हमारे आ जाते हैं, वहाँ पे लोग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, आप अपने आइडियाज़ अपने प्रपोजल्स की शक्ल में, प्रॉपर फिजिबिलिटी की शक्ल में उनको लॉन्च करें, उनको कन्विंस करें, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा बैठे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो दिस इज़ द रोड टू ये रोड मैप है जिसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है। पैसा तो इन्वेस्टर, आपका आइडिया अच्छा होगा, आपका प्लान सॉलिड होगा, तो इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत खुशी से आपके उस प्लान में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे आगे चल के। डॉक्टर साहब, आपकी अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल रही होगी, बिकॉज कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता। जब हम कहते हैं ना, आपने PhDs की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद पोस्ट डॉक की आप बात करें, एंड देन माशाल्लाह जिस जगह पर आप इस वक्त हैं, तो ज़ाहिर है एक स्ट्रगल होती है हर इंसान की। कहीं किसी पॉइंट पे आप डीमोटिवेट हुए हों, बिकॉज इस वक्त इतने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, अपने हालात से हर वक्त घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, हमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, कोसते रहते हैं अपनी सिचुएशन को। किस तरह आपने फेस किया सब कुछ? अच्छा, मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स भी आते हैं और एक्सपर्ट्स भी आते हैं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप हमें डॉक्टर साहब बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता दें। मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो रिलेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
अब उन रिलेशंस को लेकर जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके साथी कराम हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, इनके अंदर आप इन्वेस्ट करें, बहुत टाइम, एनर्जी, अपनी कमिटमेंट आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें। वो जिस तरीके से फिर आपको पे बैक करते हैं ना, अल्लाह ताला फिर आपको कंपनसेट करता है। तो सबसे पहले आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके वालिदैन की प्रेयर्स आपके साथ होनी चाहिए, और फिर आपने जो पूछा ना स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स की जो सपोर्ट है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको देती है। बेशक आप ज़िंदगी में नाकाम होते रहें, जो 20s का एरा है उसमें आप नाकामयाब करते रहें, कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने डीमोरलाइज़ नहीं होना, आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है, अल्लाह के ऊपर पूरा पक्का भरोसा रखना है। और वालिदैन की जो सपोर्ट है, स्पेशली फ़ादर की जो आपको असिस्टेंस मिलती है, वालिदा की तो ज़्यादातर घर में आपको सपोर्ट मिलती है, जो फादर की सपोर्ट आपको इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ जब आप नाकामियाँ फेस करते हैं उस टाइम को किस तरीके से वो मोरलाइज़ करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, और आपको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए आपको फील्ड में दे मारता है कि आप जाएं, फील्ड को एंजॉय करें, फील्ड को एंटरटेन करें, वहाँ से आप सीखें। तो मेरी तो जो हमेशा एडवाइस होती है वो यही होती है कि रिलेशन से शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर अभी मटीरियलिस्टिक दौर है, तो हर एक अपने फ़ायदे की तरफ देख रहा होता है। तो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत लेटर आपको पे बैक करते हैं, तो उन रिलेशंस के ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस किया करें। That's वेरी राइट। उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाता है, फिर तो चीज़ें मुतासर होती हैं। डॉक्टर साहब, इतने मुल्कों में आपने चूँकि वक्त गुजारा, फ्रांस भी, US भी, और आई एम श्योर कि आप इन डायनामिक्स को समझते हुए हम कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, लोगों को देखते हुए भी, हालात को देखते हुए भी। कोई 3 चीज़ें जो आप इस वक्त आइडेंटिफाई कर सकेंगे, चाहे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एंड एज एन इंडिविजुअल, जिसको हम एड्रेस कर सकें कि ये 3 एरियाज़ हैं जिस पे हमें ज़्यादा काम करना है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं बस ये हुकूमत सब कुछ करे, हमें कुछ ना करना पड़े। व्हाट वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल टू सपोर्ट द सिस्टम एंड टू मेक पाकिस्तान प्रोग्रेस। अच्छा, जो आपने 3 का पूछा है तो काफ़ी सारी, जो सबसे मैं समझता हूँ यूथ अंडररेटेड समझती है वो है एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान अंदर एक एग्रीकल्चर सेक्टर है। ओके। हमारी बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जो अभी बंजर पड़ी हैं, उनको आबाद करके हम 27% ऑफ द GDP से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा सर जो सेक्टर है वो हमारा एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी में स्पेशली मैं अगर आपको सोलराइजेशन की बात करूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि 2022 से पहले तक हमारी टोटल जो सोलर की प्रोडक्शन थी वो 1000 मेगावाट थी। 2023 में फिर ये प्रोडक्शन बढ़कर तकरीबन 1800 मेगावाट तक पहुंच गई। ठीक है। और 2025 में अब ये तकरीबन 3500 मेगावाट क्रॉस कर चुकी है। ओके। ये मैं उस ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करूं, मैं ऑफ ग्रिड की अभी बात ही नहीं कर रहा। इसी तरह 2 साल पहले तक चाइना से जो हम लोगों ने इंपोर्ट की थी, दैट वाज अबाउट $1.4 बिलियन की हम लोगों ने इंपोर्ट की थी। पिछले साल जो हम लोगों ने इंपोर्ट की है वो $2.1 बिलियन की हम लोगों ने खाली सोलर टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंपोर्ट की है। सो हमारा यूथ अगर सेकंड नंबर पे एनर्जी को सपोर्ट करे, एनर्जी को के फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ले, स्पेशली सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, क्लीन एनर्जी पे काम एग्जैक्टली क्लीन एनर्जी जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं। तो ये दूसरा सेक्टर है जिसमें हमारी यूथ को यानी उसको फोकस करना प्रायोरिटी चाहिए। बिल्कुल फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटी के साथ इसको एड्रेस करना चाहिए। और तीसरा जो है वो हमारा मिनरल्स का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ओके। जो पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का इस रीजन का जितने ख़जाने अल्लाह ताला ने इन ममालिक को नवाजे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर उनकी हम कैलकुलेशन कर ले तो हम IMF के हम पूरी दुनिया के जितने भी कर्जे हैं हम उतार सकते हैं अगर हम प्रॉपरली इन सेक्टर को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और यूथ के लेवल के ऊपर भी और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर इनको हम लिस्ट करके इसको हम प्रायोरिटाइज कर लें, इससे हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने का चांस है। और जो तीसरी बात आपने की डॉक्टर साहब, क्योंकि उसमें रमज़ान से पहले स्पेशली मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई थी अटक के मकाम पे जो सोने की दरियाफ्त से मुतालिक बात होती आई है कि पंजाब और KP के बॉर्डर पे इंडस रिवर पे बहुत ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं। क्या आपने इस पर कुछ स्टडी किया कि इसमें क्या हकीकत है? क्या वाकई इतना सोना है हमारे पास जितनी बात हो रही है? अच्छा, लकीली मेरा गांव वही गांव है। अच्छा। मैं निज़ामपुर से जो मेरा ताल्लुक है ये खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी गांव है टुवर्ड्स अटक, मतलब बीच में फिर रिवर है, रिवर के इस साइड पंजाब, उस साइड पे खैबर पख्तूनख्वा। तो उस साइड पे जब भी मैंने विज़िट किया मुझे कम से कम आप ये समझे कि 1000 से ज़्यादा एक्सकेवेटर्स की तादाद मिली है। अच्छा। जो माइनिंग की एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं और वो गोल्ड माइनिंग करते हैं और पूरी दुनिया में गोल्ड माइनिंग इसी तरीके से की जाती है। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं, वो रेत एक्सकेवेटर कलेक्ट करता है, फिर मुख्तलिफ फ़िल्टर्स के लेयर से वो गुजारता है और फिर आखिर में सोने के कुछ ज़र्रे आपके हाथ आ जाते हैं और फिर वो आप सेल करते हो, उधर से फिर आप इनकम जनरेट करते हैं। ये तो खाली एक एस्पेक्ट है KP के स्पेसिफ़िकली मिनरल्स का। अगर आप ग्रेनाइट के ले लें, आप कॉपर के ले लें, आप मार्बल्स के ले लें,
ज़रूरत इस बात की है कि जो भी तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है उस तरीके से वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जाए एंड प्रॉपर, मतलब जितना जिस तरीके से लेट से ब्लास्टिंग से अगर कोई माइनिंग आप कर रहे हैं तो उससे मिलता अगर आपको 50% है तो 50% आपका वेस्टेज में चला जाता है, वेस्टेज मिनिमम हो, वेस्टेज उसकी मिनिमम हो। तो जो स्पेसिफिकली आपने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दिस इज़ जस्ट वन एक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ द केपी एंड अक्रॉस द इंडस। अगर आप इस तरह मजीद एक्सप्लोरेशन के ऊपर चले जाएँ तो इससे बहुत ज़्यादा आमदन हमारे सूबे को बिलउमूम और पूरे मुल्क को बिलखुसूस मिल सकती है। ओके। और इसमें वैल्यू एडिशन करना, जो आपने एक तो बात की ना, वेस्टेज ना हो, मिनरल्स की जो भी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इफ़ दैट्स अ राइट वर्ड टू से, फिर उसमें वैल्यू एडिशन भी करना। चूँकि अक्सर हम ये बात करते हैं जी कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लाइक हम कॉपर की बात भी कर रहे यूटिलाइज होते नहीं कर हैं, पा रहे होते हैं, हम उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं रखते ना, हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस कि वो आएंगे, वो काम करेंगे, वो निकालेंगे, वो फिर उसमें मसला ये होता है कि हम कहते हैं वो निकालेंगे, ले जाएंगे, हमें क्या पता कितना ले गए और क्या ले गए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। ये खाली मिनरल्स के लिहाज से नहीं है, ये लेट से अगर आप फ्रूट्स के लिहाज से देख लें, लेट से अगर आप उसको जूस में कन्वर्ट करते हैं तो यू एडिड वैल्यू टू द फ्रूट्स। इसी तरह माइनिंग सेक्टर में अगर आप देख लें तो ये कीमती पत्थर जितने भी होते हैं ये रॉ फॉर्म में पत्थर निकलता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है। हमारी यूईटी पेशावर में एक स्पेसिफिक सेंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें 2 किस्म के 6 महीने के डिप्लोमे हम दे रहे हैं। एक है मिनरल्स की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, दूसरा ये कि रॉ फॉर्म में जो आप मिनरल निकाल लेते हैं फिर उनकी पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग करके वैल्यू एडिशन करके उसको फाइन एक्सपेंसिवली प्राइस के साथ मार्केट में आप किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। सो वैल्यू एडिशन करते वक्त इसमें इस तरह होता है कि गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली स्टेक के तौर पे इसको देखना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज़ द ओनर। दूसरा हमारी तरफ जो मामलात है जिसको हम पश्तो में कौम के मामलात बोलते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको आपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तौर के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये समझते हैं कि हम लूजिंग एंड के ऊपर है। एग्जैक्टली, दे शुड बी एट द एंड दे शुड बी बेनिफिशियरी। बेशक हेल्थ सेक्टर में आप उनको करें, एजुकेशन में आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, किसी भी फील्ड में जिस मर्जी कैपेसिटी में, बट ऑब्वियसली उनको फैसिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेफ्ट आउट फील ना करें और उनको ये फीलिंग आए कि हाँ उनको मिल रहा है, जिस जमीन में वो रहते हैं उस जमीन ने उनको जिस तरीके से मालामाल करना है उस तरीके से मालामाल करें। एग्जैक्टली। सर आखिर में 23 मार्च के हवाले से कोई पैगाम पाकिस्तानी कौम को देना चाहें, हमारी यूथ को देना चाहें? मेरा ये पैगाम है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ, मुझे दुख भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर स्पेशली, वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल जाएँ, पढ़ लिख कर टेक्नोलॉजी के साथ इस मुल्क में वापस आएँ। इस मुल्क का और इस लोगों का आपके ऊपर कर्ज़ है, आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। यू पे बैक टू द सिस्टम। मैंने आपको बताया अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा। इस मुल्क में बेपनाह पोटेंशियल है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और इसको फोकियत देने की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं क्रिकेट की। नहीं करना चाहते? अरे नहीं, बात करनी है क्रिकेट की। क्रिकेट हमें जोड़ती है। क्रिकेट मायूस नहीं होना बिल्कुल भी किसी ने, बिकॉज कम से कम जो अच्छा खेल रहे हैं उनको तो सेलिब्रेट करना, हमें खेल को तो सेलिब्रेट करना है ना, स्पेशली उन प्लेयर्स को हमें सेलिब्रेट करना है जिन्होंने क्रिकेट को परवान चढ़ाया जी। प्लस लेट्स नॉट लूज द होप, चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी, हम गलतियों से सीखेंगे। लेट्स नॉट लूज दैट होप। एक्चुअली जो सभी ने आपने बात की कि उन्हें एक्नॉलेज करना है, जिन्होंने वाकई क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है, उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम ज़रा स्पेसिफिकली बात करेंगे
वुमेन क्रिकेट की, वुमेन क्रिकेट टीम की भी, क्योंकि आज उनकी जो फॉर्मर कैप्टन है उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सना मीर ने हमें ज्वाइन किया। आज हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, थोड़ा सा क्रिकेट पे बात होगी, ज़्यादा बात हम करेंगे कि अच्छा उनका बचपन, उनका रमज़ान वो कैसा गुजरता रहा है। थोड़ी बातें एबटाबाद की भी करेंगे, उनके बचपन की बात भी करेंगे, फिर रावलपिंडी का जिक्र भी करेंगे, जहाँ जहाँ वो रही हैं उनकी हम बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक काफ़ी शहरों में रही हैं। अच्छा, बड़ा काम भी करिए ग्लोबल Yes, लेवल की अगर बात की absolutely. जाए, मेंटोर भी हैं आप। और हम सवाल हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं अच्छा खवातीन को करती है, तो नहीं, 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 जी, मर्दों को भी करती करती हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्टैट्स शेयर कर दूं आपसे कि वनडे एंड टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में मजमूई तौर पर 240 विकेटें उन्होंने अपने नाम की और 226 इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने माशाल्लाह हिस्सा लिया। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का आलमी रिकॉर्ड सना मीर के नाम है। 2005 से 2019 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, अभी भी नुमाइंदगी कर रही है ना, ज़ाहिर है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आप नुमाइंदगी तो होते हैं, हर स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, Absolutely, पीटीवी की बात कर रही स्क्रीन पे तो होती हैं। आप उनको रेगुलरली देख रहे होते हैं। और जो अभी टूर्नामेंट हमारा गुजरा बिल्कुल, उसमें भी Champions थ्रू आउट शी वाज वन ऑफ द एनालिस्ट, और जो ज़बरदस्त कमेंट्री भी करती हैं जी। हाँ, बीच में कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि आप परेशान भी हो जाते हैं अपनी टीम की कारकर्दगी देख के, तो हम पूछेंगे कि जब टीम हारती थी तो फिर सना मीर क्या करती थी। सना हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम सना? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। सना, थोड़ा सा बताएं कि रमज़ान जितना गुजरा कैसा गुजरा, रूटीन टफ रही, इजी रही, क्या रहा? रमज़ान शुरू में तो ऑब्वियसली टफ रूटीन थी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, तो उसमें हमारे दो मैचेस चल रहे थे और फिर बीच में दूसरे प्रोग्राम्स भी। बट जब से चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई है तो एक इत्मीनान से रमज़ान को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। बचपन का रमज़ान कैसा था? बचपन का रमज़ान भी बहुत अच्छा था। आई थिंक बहुत एहतमाम होता था हमेशा से घर पे, एक इंतज़ार होता था। और आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट्स वे टू वर्शिप है कि क्योंकि एक बहुत ख़ास ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ आपका बनता है। बेशक। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो लोग देख रहे होते हैं जब आप कर रहे होते हैं, पर रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक्चुअली में आपकी और अल्लाह मियां के दरमियान है। तो आई थिंक वो एक जो कनेक्शन आपका बनता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और वो बचपन से शुक्र है कि घर में एक रिवायत भी थी और इसका एहतमाम किया जाता था, तो हमेशा ये एक रेस होती थी कि किसने कितने रोज़े रखे। तो जब रोज़े रखने शुरू किए तो उसमें भी आई थिंक कम्पिटिटिव जो नेचर थी वो ज़रूर आती थी, एक दूसरे से पूछ रहे होते थे क्लास में, अच्छा तुमने कितने रखे? सही बात है। अच्छा, घर में होता था ना बहन भाई, अच्छा कितने ऐसे रोजे रखे जो कि जिद के रोजे थे? मुझे तो याद है कि सहरी में उठाना, अम्मा पापा को कहने को, उन्होंने कहा नहीं छोटे ना रखें रोज़ा, फ़र्ज तो नहीं है अभी, तो थोड़ा मार्जिन होता है कि स्कूल जाना है या एग्जाम है और सुबह उठ के जिद से नहीं रोज़ा रखना है, तो खाली पेट रोज़ा रख। कितने भूखे पेट रोज़े रखे हैं आपने? भूखे पेट कम रखे। मैं मेरे ख्याल से सहरी में मैं उठ जाती थी क्योंकि आई गेस वो अम्मी बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी भूखे पेट रखने पे। बट बिल्कुल आप सही कह रही, जिद पे उठती ज़रूर थी सहरी में, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी तो यही होता था कि भाई अभी छोटी हो। बट क्योंकि भाई बहन रख रहे होते थे तो मुझे होता था मैंने भी रखना। सना, बहन भाई में सबसे छोटी हैं? जी, मैं सबसे छोटी। 3 बहन भाई हैं। हाँ, 3 बहन भाई हैं जी। आप। बाकियों का भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या आप अनोखा पीसे हैं अभी? नहीं, मेरे भाई का काफ़ी इंटरेस्ट था, बल्कि भाई मेरा पहला कोच भी रहा, मुझसे 9 साल बड़ा है और हम स्ट्रीट्स पे शुरू में साथ खेलते थे। और बहन भी घर में, हम लोग जब कज़न्स वगैरह आते थे, छुट्टियां होती थी गर्मियों की या ईद की कोई छुट्टियों पे कज़न्स आते थे, तो बहन भी घर के अंदर तक खेलती थी। बट सीरियसली लेने में सिर्फ मैं ही थी जिसने सीरियसली लिया इसको। ओके, तो बाकी दोनों जो बहन भाई अब वो क्या कर रहे हैं? भाई मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अभी ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम कर रहा है। बहन की मेरी अर्ली शादी हो गई थी 21 में। सही। सो वो यूएस चली गई थी, तो वो अभी वहीं पर है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एबटाबाद में कितना अर्सा रही हैं आप? एबटाबाद में मैं रही हूँ, एक तो बहुत छोटी थी, पैदा एबटाबाद में हुई, तब 2-3 साल रहे। बाद रावलपिंडी आ गई थी प्रॉब्ली? उसके बाद नहीं जी, उसके बाद हाँ, उसके बाद रावलपिंडी, गिलगित गए, फिर रावलपिंडी आए, फिर गुजरांवाला, टेक्सिला, कराची, लाहौर, फिर वापस जब मैंने रिटायरमेंट ली क्रिकेट से तो तकरीबन 10 महीने वापस फिर अम्मी अब्बू के पास एबटाबाद गई और फिर तब से इस्लामाबाद। ओके, सबसे ज़्यादा मज़ा किस शहर में आता है सना को? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि जब मैं टीम में भी गई थी ना तो सब कहते थे, पूछते थे आप कहाँ से हैं, तो मुझे बताना ही नहीं आता था कि मैं कहाँ से हूँ, कि 2 साल इधर 4 साल उधर, तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। पर टेक्सिला की यादें बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें क्लास 4 से लेके मैट्रिक तक मेरा जो एक याद का प्रॉपर टाइम होता है जिसमें आपके बड़े ऐसे दोस्त भी बनते हैं जो पूरी लाइफ रहते हैं आपके। और क्रिकेट मैंने बहुत खेली स्ट्रीट्स पे, तो आई थिंक टेक्सिला का टाइम बहुत स्पेशल था मेरे लिए। और उसके अलावा मुझे इस्लामाबाद पिंडी में भी बहुत मैं एंजॉय करी हूँ अपना टाइम। यहाँ पे नेचर है, ट्रेल्स हैं, अच्छी एक कम्युनिटी बन गई है मेरी। सबसे बड़ी बात मौसम बहुत अच्छा है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, बट कितना प्लेजेंट हो जाता है। और बस एबटाबाद से भी करीब है, 2 घंटे का सफ़र, तो अम्मी अबू के पास भी जाना हो तो बड़ा ईजी है।
तो उस लिहाज से आई एम रियली एंजॉयिंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इंजॉय कर रही हैं Enjoy यहाँ करें, का मौसम जब भी इस्लामाबाद में यहाँ पे होती है। इंटरनेशनली फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? इंटरनेशनली वैसे नॉन क्रिकेटिंग अगर देखूं तो मुझे टर्की बहुत पसंद है। ओके। एक तो उसमें बहुत आपका कल्चर, इस्लामिक कल्चर, वो सब चीज़ें भी अपनी जगह पे हैं, बट एक तरह से उसका वो जो मॉडर्न या वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस है वो बड़ा अच्छा उनका फ्यूजन सा फ्यूजन है। है। सो वो मुझे टर्की बहुत पसंद है। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड्स में न्यूजीलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अगर आप लोग नहीं गए तो ज़रूर कभी मौका मिले। केप टाउन का सब जिक्र करते हैं, केप टाउन जरूर जाएं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खूबसूरत है, बट अगेंस्ट खूबसूरती वाइज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बहुत ही खूबसूरत Okay. जगह है। ओके। सना, ये कभी होता है कि जैसे आप टेक्सला का आपने जिक्र किया कि कभी कोई शख्स मिले आपको और कहे कि सना आपको तो याद नहीं हो लेकिन बचपन में हमने साथ में क्रिकेट खेली है सड़कों पर, बहुत दफा हुआ है और आपको याद आ जाता है? कभी आ भी जाता है और कभी फिर थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है अगले का दिल रखने के लिए, क्योंकि बहुत बुरी बात होती है कि उनको बहुत सब कुछ याद हो। तो हाँ जी, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ क्योंकि मैं एक वाहिद लड़की होती थी। एक बीच में हम मेरे साथ एक सिद्रा नाम की मेरी दोस्त थी, वो भी कभी कभी खेलती थी, बट मेजॉरिटी मैं अकेली होती थी। तो इतने लड़के होते थे कि नाम याद रखना कभी कभी मुश्किल भी रहता है, पर कुछ लोगों का ऑब्वियसली याद है जिनके साथ बहुत रेगुलर खेला। हाँ। बट हम मैच वैसे भी डाल देते थे ना दूसरी गली से, दूसरे मोहल्लों की टीम से, तो फिर याद नहीं रहता उसमें। चलिए, अच्छा वैसे बचपन की तो बड़ी बड़ी यादें होती हैं। अच्छा, दोस्तियाँ बचपन की हैं अब तक या फिर प्रोफेशनली भी अच्छे दोस्त बनाए हैं आपने थ्रू आउट योर जर्नी? आई थिंक मिक्स रहा है। बचपन के दोस्तों से भी अभी तक है, टीचर्स के साथ बहुत मेरा आज तक ताल्लुक है। जो स्कूल के मेरे टीचर्स थे बहुत स्पेशल, मेरा उनके साथ एक बॉन्ड था। और फिर सबसे ज़्यादा दोस्ती अब मेरी उन लोगों से जिनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। तो जब मैं आपसे भी आके बात कर रही थी तो मैं वही मज़ा ही आता है, क्योंकि इस लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं तो आप चाहते हैं कि जो आपका प्रोफेशन है उसकी बात कोई ना करे। तो अभी जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं इस वक्त, वो हैं जिनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, उनको बिल्कुल कुछ नहीं हम पता। आपके बहुत पोटेंशियल फ्रेंड्स हैं। आप लोग पोटेंशियल मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बस तो आपने क्राइटेरिया टिक बॉक्स कर लिए। बस सही है। तो हम आते सना से जब ब्रेक बात हो रही थी, हम खुद ही अपनी नलायकी बताना चाहते हैं, लेकिन इट्स ओके, हर एक का इंटरेस्ट होता है। की बात नहीं, हम जैसे लोग भी तो होंगे ना दुनिया में। इंटरेस्ट की बात है। अच्छा, हम तो अक्सर डिस्क्लेमर देते हैं जब भी स्पोर्ट्स की बात करें, मैं और समीर कहते हैं हमें माफ कीजिएगा, हमें स्पोर्ट्स का स्पेशली क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता। ना आपके साथ उवैस शो करते पीटीवी स्पोर्ट्स के मैं बात करूँ तो उनके साथ हमने राइजिंग पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पेशल भी किया था उसमें। तो उसमें मैं और वो होते थे, मुझे लिटरली नहीं पता होता था कि पिछले दिन, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता था मैच कैसे देखें, और एक चीज़ आपने करनी ही करनी है। सो उस टाइम पे मुझे नहीं पता होता था कि कौन सी टीम जीती है पिछले दिन, कौन सी हारी है। वो नेक्स्ट डे आके मेरे से झूठ बोल देते थे और इसने ऑनर भी कह दिया, और मैंने ऑनर भी एक मरतबा कह दिया। ऐसा कर सकता है, मुझे पता है। मैंने कर दिया, और उसके बाद कहते हैं सबीन कैसी बातें करी हैं, ऐसे तो नहीं होता, लिटरली ऐसे ऑनर। फिर हंस हंस के तो मैंने कहा सबको पता चल गया है कि यहाँ वर्ल्ड कप की बात हो रही है और मैडम ने पिछला मैच भी नहीं देखा, पता ही नहीं है। एनी हाउ चलें, ये तो होता है। अच्छा सना, 2005 में आपने शुरू किया था। उस टाइम तो तस्वुर भी नहीं होगा कि ख़वातीन आएंगी, या इक्का दुक्का बड़ी कम नज़र आती होंगी। जिस तरह आपने ही बताया कि एक अकेली लड़की आप होती थी बचपन से भी, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रही होती थी गली मोहल्लों में। हाँ जी। कितना चैलेंजिंग था मनवाना सोसाइटी को एंड देन इस फील्ड के अंदर कि नहीं ये मेन सेंट्रिक नहीं है सिर्फ? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। इनिशियली हमसे पहले 2 बहनें थीं कराची की जिन्होंने शुरू किया था, जो PWCCA के अंडर शुरू किया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा इशू बचपन में क्रिकेट खेलते हुए हर कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगी, तो मैं कहती थी क्रिकेटर बनूंगी। तो कहते थे लड़कियों की कोई टीम ही नहीं है। मैं कहा नहीं, जब मैं बड़ी होंगी तो बन जाएगी। तो आई डोंट नो कहाँ से ये एक फेथ मेरे अंदर था। खैर जब बड़े हुए तो कोई टीम नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने 4 साल छोड़ भी दिया, फ्रॉम 8th टिल 2nd ईयर मैंने नहीं खेला। बाकी स्पोर्ट्स खेले, बास्केटबॉल, टेनिस, सारा कुछ। फिर उसके बाद अम्मी ने कोई एक आर्टिकल पढ़ा था अखबार में, जिसके थ्रू फिर मैंने ट्रायल्स के लिए लिखा, मैं ट्रायल्स दिए, सिलेक्ट हो गई। तो उसमें मुझे हमेशा बचपन में बड़े होते ये परेशानी नहीं होती थी कि मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो बहुत अच्छा खेलती हूँ। लेकिन परेशानी ये थी कि 11 और लड़कियां मुझे पाकिस्तान में मिलेंगी कि हम टीम बना सके। तो सबसे बड़ी टेंशन, तो वो टेंशन फिर ख़त्म हुई 2005 में, जिस वक्त मैं PCB में ट्रायल्स देने आई। उससे पहले दूसरी PWCCA में गई ट्रायल्स देने।
तो वहाँ पर देखा तो अच्छे खासी लड़कियों को शौक था। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में जाके बहुत सी चीज़ें पता चली। ओवर आर्म बॉलिंग की इन्वेंशन लड़कियों ने की थी। इनिशियली अंडर आर्म बॉलिंग होती थी जब पहले खेला जाता था, क्यों तो लड़कियों के बड़े बड़े ड्रेसेस होते थे, फ्रॉक्स होते थे, तो अंडर आर्म उनसे बॉल होता नहीं था। तो ओवर आर्म बॉलिंग की जो इजाद है वो लड़कियों ने की, ये बात नहीं पता था किसी को। फिर इसी तरह जो पहला वर्ल्ड कप था वो लड़कियों ने खेला 2 साल पहले लड़कों से, 1973 में। 1975 में लड़कों ने पहला वर्ल्ड कप खेला। तो बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस थी जो हमें नहीं पता था। पूरी दुनिया में वुमेंस क्रिकेट एक काफ़ी पुराना स्पोर्ट था एज़ कम्पेयर टू बाकी स्पोर्ट्स। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, समझ आनी शुरू हुई, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इज़्ज़त भी दी, उसमें हमारी एज अ टीम हमारी कामयाबियाँ भी हुई। तो बस आई थिंक उसके बाद फिर एक सफ़र शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सना, अगर कंपेयर करना पड़े, मुश्किल सवाल आप ना कहना इसको है ये, मेंस टीम पाकिस्तान की और वुमेन टीम, स्टैट्स क्या बताते हैं? कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है, कौन से प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं, वुमेन टीम के या मेंस टीम? देखिए ये मुझे लगता है वो आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी ऐसा कंपैरिजन है जो मैं कभी भी नहीं करती। क्योंकि अगर मेंस टीम को देखें तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो एक जर्नी है वो बहुत पुरानी चलती आ रही है। हमारी वुमेन्स टीम की जर्नी जो प्रॉपरली स्टार्ट हुई अंडर पीसीबी वो 2005 से हुई, और उससे पहले जो पीडब्ल्यूसीसी के अंडर हुई थी वो 1996 टाइप से प्रॉपरली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की। इट इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स आफ्टर द मेंस क्रिकेट स्टार्टेड। सो उसको फ़र्क ज़रूर रहेगा, बट जो ग्रोथ रही बीच के कुछ अरसे में, अभी थोड़ा सा डिप हुआ है वुमेंस क्रिकेट की परफॉर्मेंस में, क्योंकि इतना ध्यान नहीं है। ज़्यादा चेयरमैन बहुत बदलते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ज़्यादा फिर जो नया आता है उसका ध्यान मेंस क्रिकेट पे होता है। उसकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस में डिप आया। बट बीच का जो कुछ अरसा था उसमें हम वर्ल्ड नंबर 5 एज अ टीम वर्ल्ड नंबर 6 तक पहुंचे, और आई थिंक वो एक जो ग्रोथ का हमारा ग्राफ था वो बहुत ही अमेजिंग था। कि एक बहुत कम अरसे में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मैं खुद वर्ल्ड नंबर 1 रही, हमारी 2-3 प्लेयर्स वर्ल्ड नंबर 2 रही। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो हम वुमेन्स टीम ने बहुत कम अरसे में बहुत कुछ अचीव किया, बट उसको सस्टेनेबल रखने के लिए आपको साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, साथ साथ उनके ऊपर काम चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे में नहीं हो सका। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेन फोकस आपका रहता है, चाहे वो मीडिया का हो, पीसीबी का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो मेंस क्रिकेट ही रहता है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर वहाँ पे चीज़ें ठीक ना चल रही हो तो ध्यान जा ही नहीं पाता वुमेन्स क्रिकेट की तरफ। तो ये एक बिटर ट्रूथ है जो कि हमारी सोसाइटी का ध्यान वाकई कभी भी नहीं जा पाता होगा। आजकल तो बहुत कम जा रहा है। Is it because of the commercial aspect of cricket? आई थिंक बोथ। एक तो प्रायोरिटी की बात है, बिकॉज आईसीसी ने ये बात रख दी है कि जब तक आपकी वुमेन्स टीम नहीं होगी आपको फुल मेंबर स्टेटस नहीं मिल सकता। तो काफ़ी बोर्ड में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, दुनिया के क्रिकेट में काफ़ी बोर्ड ऐसे जो एक तरह से ज़बरदस्ती चला रहे हैं, उनका विल नहीं है, क्योंकि टॉप लीडरशिप में ज़्यादातर आदमी हैं। तो जब तक आपकी टॉप लीडरशिप के अंदर ख़वातीन नहीं आएंगी जिनका एक कॉज होगा कि भाई हमने उनको भी सामने लाना है, तो तब तक वो जो एक प्रायोरिटी बेस के ऊपर डेवलपमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकती। और क्योंकि कुछ ममालिक में हो रही है तो फिर आप पीछे रहना शुरू कर देते हैं। इवन बांग्लादेश ने हमें कंसिस्टेंटली हराना शुरू कर दिया, अभी नेपाल के अंडर 19 ने हराया, तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे इस बात की, क्योंकि हम लोग अगर ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो दुनिया के क्रिकेट में अब बहुत काम हो रहा है, तो फिर आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इनसे ना लोगों का रुझान हम कैसे बदल सकते हैं? बिकॉज अभी भी देखा जाए तो जितने मैचेस हो भी रहे होते हैं वुमेन्स क्रिकेट के, तो उस तरह से उसको पजराई नहीं मिल रही होती। मीडिया लेवल भी अपनी जगह पे, बट एट द सेम टाइम लोग भी शायद उस तरह से सपोर्ट के लिए नहीं आ रहे होते। तो शायद ये माइंडसेट भी हमें चेंज करना है कहीं। देखिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा बदला। जिस वक्त हमने गोल्ड मेडल 2 हासिल किए, जिस वक्त हमने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, उस वक्त काफ़ी माइंडसेट बदला था। और वो एक टाइम ऐसा था जिसको आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते थे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। तो जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक आपकी स्केड्यूलिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर वुमेन्स टीम के आप मैचेस देखें आज भी मेजॉरिटी सुबह 9:30 बजे 10 बजे शुरू करते हैं, तो किसने आना है? वो तो लड़कों का भी मैच देखने उस टाइम पे कोई नहीं आता। लड़कों के भी मैचेस आप देखें जो 7 बजे शाम में स्टार्ट होता है, जब हर कोई काम से फारिग होता है, वो टाइम आपको ग्राउंड में लोग नजर आएंगे। सो जब तक ये स्केड्यूलिंग भी बेहतर नहीं होगी कि लड़कियों की भी क्रिकेट को वही टाइम स्लॉट्स दिए जाएं, उनकी भी मार्केटिंग ऐसी हो, आप उनको भी स्टार्स बनाएं, तो फिर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप करवाया जा सकता है अगर करना चाहें। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं करवाया, तो स्टार्स आप बनाए जाते हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में ले लें। कुछ तो ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है, बट साथ उसके एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो दोनों चीज़ें इकट्ठी होना। एंड देन हमारे ब्रांड्स, हम उनको भी अगर देखें तो आई मीन
आप हैं और बहुत सारी हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हैं, उनको भी तो शायद उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए सो दैट वो भी हाईलाइट हो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और लोग देखना शुरू करें ज़्यादा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हर सेक्टर पे आती है किसी ना किसी तरीके से। एब्सोल्युटली, और आई थिंक वी ऑल हैव टू वॉक द टॉक के बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब वो चीज़ करें जो आप बोलते हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें सुनते हैं, अब वैसे ही मार्च का महीना है, वुमेंस डे भी गुजरता है, तो हर कोई वो एक थोड़े अरसे के लिए जाग जाता है, बट इसको एक पूरे साल की या एक लाइफस्टाइल चेंज होने की ज़रूरत है, एक मेंटालिटी चेंज होने की ज़रूरत है कि आपकी जो ख़वातीन हैं वो इतनी टैलेंटेड हैं, किसी भी फील्ड में आपको देख लें या बाकी किसी भी फील्ड में देख लें, कि जब मौका मिलता है यू ऑलवेज शाइन। सो अगर हम उनको राइट सपोर्ट और राइट अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी मुल्क का नाम वैसे ही रोशन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब पे, एज एन इंडिविजुअल भी है, तो सोसाइटी भी, कि हम वो माहौल क्रिएट करें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि जो आपकी हाफ पॉपुलेशन है ख़वातीन की, उसको वो मौका मिल सके जो वाकई मिलना चाहिए, ताकि मुल्क आगे बढ़े। सना साथ रह के छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सुपरस्टार सना मीर हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े मज़े की उनसे गपशप लग रही है। क्रिकेट की बहुत बातें हो गई, अब ज़रा थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी को भी जानने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इस फील्ड में प्रेशर्स भी कितने होते हैं। सना, प्रेशर फील करती हैं? जैसे जितना मुझे पता है आपको मेकअप से दोस्ती नहीं है, या आप कर लिए? अब करनी पड़ी है। आई रिमेंबर 3 साल पहले हमने जब राइजिंग पाकिस्तान में आप एज अ गेस्ट आई थी, तो मेकअप रूम में यही था कि मेरा मेकअप ना करो, मुझे बेस ना लगा। ऐसे ही है, क्योंकि वो मैंने जो एक किट मुझे पता थी वो क्रिकेट किट थी, मेकअप किट का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। फिर टीवी के ऊपर काम मिल गया, तो जो पहली दफ़ा मेकअप आर्टिस्ट पीटीवी की एक थे, मैंने उनको कहा कि भाई ये पैसे पकड़ें और मुझे किट बना के दें और मुझे समझाएं भी कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेकअप इस्तेमाल नहीं करती थी। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा एक सन ब्लॉक लगा लिया और या रात में एक मॉइस्चराइज़र लगाया, वो भी अक्सर भूल जाती थी। तो ये फिर ऑब्वियसली इस फील्ड की एक ज़रूरत है, आपने स्क्रीन पर आना है। बट वैसे घर में भी अगर आप मुझे देखेंगे तो ऐसे ही मैं विदाउट मेकअप ही घूम, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, हो गया। लेकिन ये अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया इतने सालों। हाँ, इतने सालों में बस हो गया कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? मेरे ख्याल से आपकी कॉम्प्रोमाइज तो एक अच्छी, मतलब एक अच्छी क्वालिटी है अगर आपका कॉज बड़ा हो, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा भी खुद को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में इंसान दूसरे को भी खुश तभी रख सकता है जब आप खुद खुश हों। सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। मुझे ये नहीं लगता कि आपको रिजिड होना चाहिए कि आप किसी चीज़ पे भी एडजस्ट ना कर सकें, बट जो कोर वैल्यूज़ होती हैं या समथिंग दैट ब्रिंग्स यू जॉय, मुझे लगता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ख़वातीन में, मर्दों में भी शायद ऐसा होगा, बट जॉय जो है ज़िंदगी में, खुशी जो है, उसको एट टाइम्स हम वो प्रेफरेंस नहीं देते। हम बस कहते हैं कि बस गुजारो लाइफ, कोई बात नहीं, कर लो। बट आई थिंक अपनी जॉय को मारना नहीं चाहिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मकसद सना ही करते हैं ना, जैसे बच्चे अगर इकट्ठे बैठे हों, कजन्स बैठे हों, दोस्त बैठे हों, तो एक बच्चा अगर उसमें से कहे मुझे चीज़ दे दो, तो दूसरे बच्चों को हम कहते हैं बेटा दे दो ना, अगर वो बच्चा रो रहा है। सो उसमें मैंने अक्सर देखा है वो बच्चे कहते हैं कि मतलब ये कौन सी लॉजिक है कि मैं सिर्फ इस बुनियाद पे अपनी खुशी मार दूं कि वो रो रहा है। तो वेरी राइट, आपने जिस तरह कहा कि अपनी खुशी को नहीं मारना चाहिए, वाकई वो कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक होता है, उससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है? वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ज़िंदगी में? सेम अरे सना, व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम यू? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आई थिंक यही है कि क्रिकेट में कितनी मुश्किलात रही। सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड तो यही, क्योंकि सबको पता है। सेकंड नंबर पे यार दूसरे नंबर पे कौन सा सवाल है जो बहुत पूछा जाता है आपसे? यार आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो वैसे।
आई थिंक आजकल तो ऑब्वियसली फैमिली के हिसाब से बहुत पूछा जाता है, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। शादी कब करनी हाँ है? जी, शादी कब करी या है? शादी क्यों नहीं की अब तक? हाँ, यही सवाल होंगे। ये तो बहुत पूछा जाता है, और इसका यही जवाब है कि जो चीज़ में वही बात है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगी, अगर कोई इंशाल्लाह ऐसा इंसान मिला जिसके साथ मेरा दिल किया कि मैं सेटल हूँ, तो ज़रूर होंगी। बट अगर नहीं करेगा तो आई वोंट डू इट जस्ट बिकॉज अदर पीपल वांट मी टू डू इट। दैट्स वेरी नाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है। सो ये सवाल बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि society में। आपने ये फैसला नहीं किया कि शादी नहीं करनी, आपने अभी नहीं की, और आगे जिंदगी में यू नेवर नो कब आपको लगे कि राइट चॉइस, राइट पार्टनर। नेवर से नेवर किसी चीज के ऊपर भी मैंने भी तो अल्लाह मैंने बहुत ऐसी चीज करवाई है कि ये तो मैं जिंदगी में कभी नहीं करूँगी, और वही आपसे हो जाता है। इसलिए कहते हैं नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करूंगी कि मैं ये तो जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। जब राइट टाइम होगा, अगर हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो तब भी कोई मसला नहीं। अल्लाह का शुक्र है, इतनी नेमतें, इतनी चीजें, और जिनका इंसान जो है वो शुक्रगुजार हो सकता है। ऐसा ना अभी तक मतलब कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि आपको लगे कि किसी के साथ, नहीं वैसे ऑन वेरी सीरियस नोट, कि ये होता है कि केमिस्ट्री कभी होता है ना कि हाँ कंसिडर किया, किसी के साथ केमिस्ट्री डेवलप हुई, ठीक है चीज़ें नहीं बनी, वो एक अलग बात होती है, बट कभी ऐसा पॉइंट भी नहीं आया? क्या आपको लगता है कि आप मुश्किल इंसान है, या फिर दूसरे को लगने लगता है कि आप मुश्किल इंसान? नहीं, हम असल में लेबल बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं कि मुश्किल इंसान है। कभी कभी टाइम सही नहीं होता। दोनों इंसान अच्छे भी हों और अगर चाह भी रहे हों, एक दफ़ा लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आया था, बट कभी कभी टाइम नहीं होता, आपका नहीं हो सकती एक चीज़, तो वो भी अल्लाह मियां की मर्जी होती है। तो आई थिंक उसमें ना अपने पे टैग बहुत लगाना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन हमेशा करनी चाहिए कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अपने आप को टैग करना चाहिए कि मैं मुश्किल। और हाँ, खवातीन को ना बहुत छोटी सी चीज़ पे मुश्किल करार दे दिया जाता है, ये भी कर दिया जाता है, और वो खुद भी मान जाती है कि हाँ, हमें ये मुश्किल भी है। एक हमारी सोसाइटी की अनफॉर्चुनेटली एक है प्रॉब्लम, कि थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड हो ना, थोड़ा सा आप कहो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, तो यू बिकम डिफिकल्ट। ट्रू। सो मेरा ख्याल है कि हमें उन स्टैंडर्ड्स को खवातीन के लिए भी बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल मर्दों सही के लिए बात भी बढ़ाना चाहिए, कि एक खुश ज़िंदगी के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक नेचुरली पूरी होनी चाहिए। सो अगर उसके ऊपर अगर आपको कोई डिफिकल्ट कहता है तो कहता रहे, कोई बात नहीं। ये अच्छी बात And है, well, ये that's very maturity है। right. Especially प्रोफेशनली जो बहुत साउंड होते हैं ना, उनके मुतालिक राय, स्पेशली खवातीन से मुतालिक राय होती है जनरली फैमिलीज की, नहीं यहाँ रिश्ता नहीं करना, ये तो प्रोफेशनली बहुत साउंड है, बहुत मुश्किल इंसान होगी, ये भी राय। दूसरा, नहीं उसका शायद रिश्ता ही हुआ होगा। समटाइम्स ये भी मामला होता है ना कि नहीं अप्रोच ही नहीं करते, रिश्ता हुआ होगा पहले से। नहीं, उसमें असल में ये होता है कि खवातीन पाकिस्तान में जनरली बहुत कम अपनी कोई डिमांड रख देती हैं कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए। तो अगर मेरे हिसाब से लाइफ पार्टनर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लैरिटी भी होती है। अगर एक बंदा आपको क्लैरिटी दे सकता है कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, रादर देन कि आप दो कश्तियों में हर वक्त परेशान रहे। तो आई थिंक इन चीज़ों को पॉजिटिवली, चाहे वो कोई आदमी की तरफ से आपको मिल रही हो या औरत की तरफ से मिल रही हो, कि आप देखेंगे कोई क्लैरिटी से बता सकता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, ये मुझे इरिटेट करती है, तो इनको पॉजिटिव लेना चाहिए रादर दिन कहें कि डिफिकल्ट हैं, एटलीस्ट दे आर कम्युनिकेटिंग। सो आई थिंक कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका दोस्ती का रिश्ता हो, आपका और कोई करीबी रिश्ता हो, तो कम्युनिकेशन हम लोग बस चुप रह जाते हैं। तो आई थिंक उससे बेहतर है कि आप कम्युनिकेट करें, उससे फ़ायदा ही होगा, दोनों लोग खुश रह सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मेजॉरिटी एक बंदा खुश रहेगा और एक अपने आप को दबाता है। हो सकता है दोनों ही खुश ना रहें। ऑल्सो आई थिंक ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन होता है, ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। इमोशंस आपके जरूर होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, सो दैट कोई गलत फैसला ना हो जाए आपसे। दोनों चीजें होनी और आई थिंक दोनों चीजें होनी चाहिए, इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। इमोशनल भी। नहीं मैं कह रही हूँ प्रैक्टिकली भी चीजों को देखना चाहिए। ऑब्वियसली इमोशंस तो फिर Emotionally, आपको प्रैक्टिकली कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो Absolutely. इमोशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको क्या पता अभी लग जाएगा पता है, टेंशन नहीं लेनी आपको। आज और बेगम में जमाने में शादी के सिवा आगे बढ़ते हैं। नहीं सरीफ कंटेंट दिया उन्होंने, अभी शुरू खुद ही किया था आपने शादी के साथ। कंटेंट आपने गौर ही वो नहीं तो किया। इन्होंने कह दिया ना फ्रीक्वेंटली आज कभी आपने एक जुमले पे गौर नहीं करने का, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया उसको। आया था वो, बस अब वो एक्सप्लोर कोई भी नहीं कर सकता। अरे सर, लेकिन चलिए इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन। पेरेंट्स का प्रेशर अभी तक है, सवाल होता है, आपसे बात करते हैं या अभी वो भी सेटल है इस मामले में, लेकिन जब ये होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने कभी मुझे कभी ये नहीं प्रेशर कहा। नहीं दिया। Okay. बेचारों ने शायद खुद लिया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि जब आप जाते हैं फैमिली गैदरिंग्स में तो आई एम श्योर उनको बाकी लोग ज़रूर बोलते होंगे। और मेरा ये भी ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर एक रिक्वेस्ट है लोगों को कि
ये बहुत एक पर्सनल सवाल होता है, तो सही बात नहीं है। पूछना चाहिए कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आपके बच्चे क्यों नहीं हुए। हमारी सोसाइटी में हम थोड़ी सी पर्सनल स्पेस इन्वेट करते हैं, तो आई थिंक ठीक है, जो बंदा अगर आपसे बहुत क्लोज है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे शायद जाके ये बात करो पर्सनली, बट जनरली लोगों से नहीं करते। तो अम्मी अबू ने आई एम श्योर प्रेशर लिया होगा, बट मेरे तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, उनको पता है कि मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ करूंगी नहीं, और अगर की तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। तो आई थिंक दे हैव बीन वेरी वाइज अबाउट दैट। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि किस तरह से आप अपनी बेटियों को एक्सटर्नल प्रेशर से प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शादी ब्याह पे जाने या तो रिश्ता आ जाता है या फिर सवालात किए जा रहे होते हैं, तो ये ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। अच्छा जी, सना, अब आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में अभी भी अगर हम कमेंट्री की अगर बात करें, उसमें भी एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमें बड़ी कम ख़वातीन नज़र आती हैं। कोई इक्का दुक्का हैं, उरूज मुमताज़ नज़र आती हैं, आप हैं, ज़ैनब हैं, मदीना ने भी शुरू किया है। मदीना ने अभी मदीना, हाँ जी जी, मदीना वो भी कर रही हैं कमेंट्री, वो भी कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं? अभी भी हम चाहते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में ख़वातीन बैठी हों और वो वहाँ पर भी लीड कर रही हों। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। हिजाब अभी शुरू हुई थी, उसने भी कमेंट्री शुरू की है, और अभी मुझे एक दो नाम कायनात ने भी शुरू की है। तो आई थिंक अच्छा है कि एटलीस्ट इस फील्ड को ओपन किया गया है, और वही मैं जैसे पहले भी बात की थी, जब ख़वातीन को आप मौका देते हैं तो वो ज़रूर शाइन करती हैं। और जब आप अंपायरिंग देख लें, अब अंपायरिंग में भी ख़वातीन सामने आ रही हैं, और आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे क्रिकेट की समझ और ज़्यादा होती जाएगी, आई थिंक उतना बेहतर है कि आप उनको भी मेन स्ट्रीम में आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू कर दें। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसमें, इस फील्ड में भी ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रेजेंट एज अ होस्ट, एज अ प्रेजेंटर, वो भी क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में काफ़ी अब नए चेहरे हमें नज़र आते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक सॉफ्ट इमेज के अलावा जो मेरिट पे लोग आके और अच्छी बात कर सकते हैं, उस स्पोर्ट से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि वो भी स्क्रीन पे नजर आए। एब्सोल्युटली। ना अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है माशाल्लाह से, अब तो नाम है आपका, काफ़ी अरसे से माशाल्लाह आपका नाम है, आपने मनवाया अपने आप को, बट टाइम कुछ ऐसा भी आता होगा, या इनफैक्ट शायद अभी भी आपके साथ होता हो कि अभी भी ये सोचा जाता हो कि मर्द ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से अच्छी बात कर सकते हैं, और अपनी बात को मनवाते हुए थोड़ा वक्त लगता हो, या ज़्यादा चैलेंजिंग हो कि नहीं मैं भी बात कर सकती हूँ। बिकॉज हम बाकी स्पोर्ट्स में काफ़ी जो हमारी फीमेल प्लेयर्स हैं, उनको फीमेल एथलीट्स को बात करते हुए देखते हैं कि हमारी बात की वो वैल्यू हमें नहीं दी जा रही होती जो कि देनी चाहिए। एब्सोल्युटली ये होता है जी, एक परसेप्शन है इसमें, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होता। एट टाइम्स जब हम इवन खेल भी रहे थे, तो कभी कोचेस की तरफ से या सेलेक्टर्स की तरफ से कभी कभी एक रवैया आ जाता था कि भाई हम बता रहे हैं तो हमें ज़्यादा पता है, जबकि वुमेंस क्रिकेट की ग्लोबल नॉलेज शायद हम लोगों के पास ज़्यादा थी, हम ज़्यादा उठते बैठते थे, ज़्यादा मैचेस देखते थे, हम लोगों का एक्सपोजर वुमेंस क्रिकेट से बहुत ज़्यादा था। इवन अगर कोई बंदा एक महीना भी आके वुमेंस क्रिकेट में काम कर ले, तो एट टाइम्स उनकी होती थी कि हमें ज़्यादा पता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक एटीट्यूड ज़रूर है अभी भी, और इसको आहिस्ता आहिस्ता आप मनवाते हैं अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली। तो जब हम डिफरेंट कमेंट्री रूम्स में बैठते हैं, तो बाहर के जनरली लोग इतना ज़्यादा उनके अंदर ये बायसनेस नहीं होती। हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर काम और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि हम ये देखें कि बात क्या हो रही है रादर देन कौन कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी से भी बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे उसने क्रिकेट खेली हो, चाहे ना खेली हो। कभी कभी जो नहीं खेले होते उनसे आपको इतनी नॉलेजेबल बात पता चल जाती है। तो आई थिंक ये अपना माइंड ओपन रखना टूवर्ड्स लर्निंग, ये एक एज अ सोसाइटी आई थिंक हमें बहुत हेल्प करेगा। इसमें हमें जेंडर को बीच में मिक्स नहीं करना चाहिए, बट आप कोई भी अच्छी बात किसी से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे प्लेयर्स की कहाँ कहाँ गलतियाँ नज़र आती हैं आपको? मैं मेंस टीम की बात करूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं देयर इज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। वैसे तो हर जगह ही होती है रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम में भी है, ज़ाहिर है, बट आपको इस वक्त क्या लगता है इस टीम में कहाँ कहाँ पे कोई वीकनेस है जो आपको लगता है कि फौरी तौर पर एड्रेस होनी चाहिए? देखिए, इस टीम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इस मेंस टीम की, वो यूनिटी थी, और उसको अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा पहले खुद ही डिसीजंस ऐसे किए गए, कप्तान बदलते रहे और चीज़ें बदलते रहे कि वो एक यूनिटी हमारी टीम की नहीं रही, जिसकी वजह से आई थिंक ये टीम कमज़ोर हो गई। अदरवाइज़ ये बड़ा अच्छा इकट्ठे परफॉर्म कर रहे थे। सिस्टम्स का होना बड़ा ज़रूरी है, मेरे ख्याल से प्लेयर एसोसिएशन का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि प्लेयर्स एक जगह पे इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे एक होने से उनको समझ आए कि हम जब इकट्ठे होंगे तो हमारी
कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा क्रिकेट को भी और उनको खुद भी। आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रोफेशनल खुद होने की, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने की कि मेरा इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस क्या होनी चाहिए, मेरा स्किल लेवल क्या होना चाहिए, मेरा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए। तो सिस्टम तो जब बदलेगा तो बदलेगा, हम कब से सोच रहे हैं कि बदलेगा। तो अगर हम उसके इंतज़ार में बैठे रह गए तो बड़ा देर हो जाएगी। तो इस टाइम पे फिर आपको खुद पे नज़र डालनी पड़ती है कि इसी सिस्टम में रहते हुए, इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए मैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैसे मीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ये जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में गोल सेटिंग है, आपका डिसिप्लिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पोटेंशियल किस प्लेयर में, इमर्जिंग प्लेयर में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जो आपको लगता है कि अभी नया आया है टीम में लेकिन आपको लगता है कि इसकी एक लॉन्ग जर्नी हो सकती है? देखिए वही बात है, आपकी मैनेजमेंट हैंडल कैसे करती है। मुझे अभी एक ऑलराउंडर है जिनको मौका नहीं मिल रहा, अरफात मिन्हास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया उन्होंने। आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है, उन्होंने इम्प्रेस किया, वो भी अभी टीम के साथ ज़्यादा नज़र नहीं आते। बैटिंग में अगर आप देख लें, तैयब ताहिर भी एक ऐसे पोटेंशियल हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो प्लेयर्स तो बहुत हैं आपके पास। हसीबुल्ला एक विकेट कीपर हैं, उनका भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो प्लेयर्स तो बहुत हैं, बट उनको आप डेवलप कैसे करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी कैसे देते हैं, वो अब बहुत ज़रूरी है। वुमेंस टीम में आई थिंक हमारी कप्तानी यंग फातिमा सना, शी इज़ ब्रिलियंट माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। तो इस तरह के बहुत से प्लेयर्स ख़वातीन क्रिकेट में भी मौजूद हैं। मतलब पाकिस्तान में पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है, बट डेफिनेटली मौका दिया जाए आगे। ये ऑब्वियसली हम सबकी ये ख्वाहिश है, बिकॉज इस खेल से प्यार कोई देखता हो ना देखता हो, बट आपके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं अटैच जरूर होते हैं, और हमारी आवाम तो वैसे ही क्रिकेट के लिए दीवानी है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, तो वो आपको लगता है कि अब जो भी लोग आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आगे दी जा सकती हैं? मतलब जी, बहुत रूम है सबके लिए, बहुत ज़्यादा रूम है, और अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि बाकी दुनिया की क्रिकेट अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अगर हम उस लेवल पर, उस पेस पे इन्वेस्टमेंट्स ना कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ ना दे सके, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक टाइम था हम कहते थे हम हॉकी में चैम्पियंस थे, हम स्क्वॉश में चैम्पियंस थे, हम पीछे रह गए। तो अब क्रिकेट में वो टाइम आ चुका है कि अगर आपने एडहॉक बेसिस पे इमरजेंसी टाइप में फैसले अच्छे ना किए, तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ की तरफ चले जाएंगे कि वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का एक डिसेंट शुरू हो सकता है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने सिस्टम्स को ज़रा बेहतर कर लें, क्योंकि बाकी दुनिया रुकेगी नहीं हमारे लिए। कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं, अपने मुल्क पे काम करना नहीं छोड़ेगा जस्ट बिकॉज हम नहीं कर रहे। तो फिर आपसे दुनिया आगे निकल जाएगी बहुत ज़्यादा। खेलती हैं अभी भी, कभी मौका मिले तो? पिछले साल तक खेला था, उसके बाद बैक में थोड़ा दर्द हुआ तो ज़रा अभी ऑफ लिया हुआ है। तो काफ़ी आपकी उनकी जो कमेंट्री है या एनालिसिस है, उसके अंदर रिसर्च, बैठने का काम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको दुनिया में हर क्रिकेटर पे नज़र रखनी है तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो अनलेस अगर आपने बहुत प्रोफेशनली खेलनी है तो उस लेवल पर आने के लिए उधर भी ट्रेनिंग बहुत चाहिए। तो अभी तक मैं उसको बैलेंस को फुली तौर पे नहीं कर पाई, तो अभी कुछ अर्से के लिए छोड़ दिए। ओके, किचन जाना होता है? किचन कभी कभी जाते हैं, पानी का ग्लास पी के आ जाते हैं लेकिन नहीं, आई थिंक किचन में मुझे बनाने आते हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुक हैं, शी इज़ वंडरफुल, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती है, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो जब कभी दिल करे तो कर लेती हूँ, बट जनरली रेगुलर बेसिस पे नहीं करती, पर आता है। भूखा नहीं मरूंगी मैं। रोटी बनानी आती है? रोटी नहीं बनाने आती। रोटी मेरी अम्मी को भी, अब मुझे बहुत डांट पिटेगी, रोटी वो भी नहीं बनाती, सालन बहुत अच्छा बनाती है। तो घर में रोटी कौन बनाता है फिर? रोटी के लिए कोई होता है जो बनाता है। चलो ये भी सही है। मतलब ये ऐसा है ना कि भूखा नहीं मरेंगे, बस ये बात ही होती है। मुझे आती है, मुझे पराठे भी इतने अच्छे आपको आती है? आती है रोटी बना? अभी सीखिए, कुछ दिन पहले सेट पे हमने इनको कुछ दिन पहले मुझे बाकी सारा खाना आता है। सिखाई है रोटी। मेरे ख्याल से पीटीवी में सबको इंटर्नशिप करानी चाहिए ना, ताकि ये सवाल हम सबसे पूछ सके। नहीं, वो अरशद भाई है ना, अरशद रील्स, तो वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट है थ्रू आउट। तो वो क्योंकि उनकी वीडियोस होती थी कि वो रोटी बनाते थे अपने घर में, तो हमने यहाँ पे पूरा इस टेबल पे अरेंज किया, इलेक्ट्रिक स्टोव हमने मंगवाया। वेल डन। उन्होंने तो बनाया, मैंने कहा मुझे खाना तो बनाना था, रोटी बनानी आती, उन्होंने कहा आ जाओ, साथ उन्होंने इसको सिखाई और शुएब ने रोटी बना के दिखाई। आई एम हैप्पी अबाउट, है ना? बोले मतलब उसके बाद दोबारा मैंने नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल उस दिन बना ली थी मैंने, सही बन गई थी। ठीक है, आपको आती है, अच्छी बात है, बिगिनर्स लक। हां बस, और क्या चाहिए। अच्छी बात है, वेल डन, कीप इट अप। बोला कि मतलब मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं जो बनाऊं मेरी बेगम को पसंद ना आए, क्योंकि मेरी बेगम बहुत अच्छी चपातियां बनाती है। आई एम श्योर उन्हें पसंद आ जाएगी, बहाने ना ढूंढे आप खाने ना बनाने के। ना करो ना, क्यों मेरा घर तुम खराब कर दिया।
अच्छा वाला मामला चल रहा है, चलने दो उसको इसी तरह से। ठीक है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। कोई मैसेज जो देना चाहते हैं, बिकॉज आज यौम पाकिस्तान भी है, हम उस दिन के मुतालिक बात भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैसेज जो आपकी तरफ से हमारे नाजरीन के लिए। बिल्कुल, आई थिंक हम सारे ज़रूर एक ओपिनियन रखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं, और एक कलेक्टिव कैपेसिटी पे तो हम लोग एज अ कॉम काफ़ी पीछे रह गए हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरी सबसे जो है वो रिक्वेस्ट यही होगी कि रादर देन हम दूसरों को देखते रहें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कुछ भी कर सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसके ऊपर रखना चाहिए। तो शायद इस इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब आप काम करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली अपने जैसे लोग मिलेंगे और वो कलेक्टिव एफर्ट भी बन जाएगी, तो ताकि हमारा मुल्क जो है हम पॉजिटिवली इसको देख सकें, इसके फ्यूचर को देख सकें। Absolutely. Sana, thank you so much for joining us today. It was great conversation with Sana Mir. एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। आज चूँकि 23 मार्च के हवाले से हमारी ये खुसूसी नशिस्त इस वक्त जारी है, उसमें मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, और अब आपकी मुलाकात कराएंगे अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इन द स्टूडियो। आज हम उनसे कुछ मिली नगमा भी सुनेंगे, थोड़ा सा उनकी रमज़ान की जो रूटीन है उस पर बात भी करेंगे। उस्मान रईस ने हमें ज्वाइन किया, हम सब जानते हैं मशहूर वॉयलिनिस्ट हैं, उस्ताद रईस उनके साहिबजादे हैं, और जिस तरह इन्होंने सिंगिंग के मैदान में अपना नाम बनाया है वेरी अर्ली, आई वुड से दैट। तो आज हम उनसे मुतालिक भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या रूटीन है रमज़ान की? रमज़ान की रूटीन कुछ ऐसे है कि नमाज का बहुत पाबंद हो जाता हूँ मैं। उसके अलावा घर में अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं, किचन में जा रहे हैं। किचन से ज़्यादा बाहर के कुछ मामलात या कुछ दही लेके आना। एग्जैक्टली लेकिन किचन में मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि इधर उधर चीज़ें कर दी, और मतलब बना कुछ नहीं सकता मैं। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद फिर ऐसा होता है कि इफ्तारी के बाद मेरा एक अलग एक स्केड्यूल होता है जिसमें मैं प्रोडक्शन करता हूँ, अपनी प्रोडक्शन करता हूँ। उसके अलावा कुछ ईद के बाद के कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लाइन अप करना होता है, और मेरी एल्बम पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको भी एक अलग से टाइम देता हूँ। लेकिन ये है कि बहुत काम है और बहुत अच्छा फील होता है रमज़ान में, मुझे बहुत प्रोडक्टिव रहता है। वालिद से सीखने का कितना मौका मिलता है? बिकॉज आई मीन जो इस वक्त उनका स्टेटस भी है, एंड देन लोगों की एक्सपेक्टेशंस आगे लेगेसी को लेकर चलना मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इट इज़, लेकिन वो उन्होंने मुझे हमेशा बहुत लीनियंसी दी है इस मामले में। उन्होंने कभी मुझे इसमें ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे प्रेशराइज हूँ मैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि डू व्हाट यू वांट टू डू, मतलब इसको आपने लेगेसी को लेके चलना है, लेकिन आपके अंदर से जो आर्ट है वो आमद का काम है, ये जो आमद आ रही है वो आपने करना है। और सिखाया तो उन्होंने बहुत है, लेकिन अब वो उनके अपने मामला जो करना है चलिए ये भी अच्छी बात है कि एक फ्रीडम देना भी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे में जो टैलेंट होता है वो सामने आ जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा फ्री हैंड दें, एक्सपोजर लेने दें। 23 मार्च के हवाले से कोई बचपन की यादें आपकी होंगी? बिकॉज हम जब से शो शुरू हुआ है हम अपनी जिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि टैबलो में पार्टिसिपेट करना, मिली नगमे पढ़ना, एंड बहुत सारी और चीज़ें। आपकी क्या यादें वाबस्ता? मेरी बहुत यादें हैं, लेकिन वो सब म्यूज़िक से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक बहुत हूँ मैं पाकिस्तान को लेके। तो उसका जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मेरा एक्सप्रेशन इसी म्यूज़िक के थ्रू है। मिली नगमे पहले तो गाए हुए भी बहुत गाए हैं मैंने डिफरेंट इदारों के साथ, लेकिन इसके अलावा अभी ये मेरे आज जो मैं आपको सुनाऊंगा वो मेरा एक ओरिजिनल है। सो ये मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, और मेरा एक्सप्रेशन यही है कि मैं अपने म्यूज़िक के थ्रू, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने आवाज़ दी हुई है, सो मैं उसी के थ्रू अपना एक्सप्रेस करता हूँ कि हाउ मच आई एम इन लव विद द कंट्री ऑफ
मिलिंद में लिखे भी खुद हैं आपने, कोई कुछ कंपोज किया है या पाइपलाइन में हो में भी? हाँ जी, मैंने जो मेरी एल्बम है वो भी, उसमें मेरी सारी कॉम्पोजिशंस हैं। और मिली नगमा मैंने कंपोज एक किया है जो कि अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं किया, बट लिरिक्स जो है लिखाई वो एक आई थिंक एक बिल्कुल एक अलग एक यू नो आर्ट ऑफ फॉर्म। हाँ, तो वो उसको मैंने अभी तक जो लिरिसिस्ट हैं उनसे ही मैं खिदमात लेता हूँ अपने लिए। कंपोज मैं कर लेता हूँ और प्रोडक्शन मैं खुद करता हूँ। अब मेरे प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हैं भी एक, लेकिन उनके वो करते हैं या मैं खुद करता हूँ। और या फिर जब ये कुछ ड्रामाज का या फिल्म्स का म्यूज़िक होता है, फिर वो जो प्रोडक्शन जिनके पास होती है वही करते हैं और मेरी सिर्फ आवाज़ होती है उसमें। वेरी नाइस। आप कैसे डिवाइड करते हैं मिली नगमा या मिली नगमों के एरास को? 1980s के, फिर उसके बाद हम अब 2025 में हैं। सो हाउ डू यू डिवाइड द एरास? क्या आपको लगता है कि नहीं एक तसलसल से ही काम होता चला आया है? डिवाइड एज इन किस एस्पेक्ट में? जैसे हम देखते हैं कि मैडम के नगमे, उसके बाद हम देखें तो थोड़ा सा गैप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके नगमे आज भी हमें ऐसे लगते हैं जैसे वेरी रेलेवेंट। सो मैं उस अंदाज से पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप डिवाइड करते हैं? आपको लगता है कि नहीं डिवाइड नहीं किया जा सकता, बस पाकिस्तान की बात है और बस मुसलसल काम होता चला जा रहा है? नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल है ये, और बिल्कुल इसकी डिवीज़न बनती है, क्योंकि जब आप एक टाइम से पहले के मिली नगमे सुनेंगे उसमें बहुत फीलिंग है। उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है लिखाई में और उसकी कॉम्पोजिशन में और उसको गाने में, पढ़ने में। सो अब वो उस तरह से नहीं है, लेकिन उसकी रीज़न मैं आई डोंट नो कि मुझे क्या देनी चाहिए। उसकी रीज़न टाइम बदल गया है और आई थिंक लोगों के अंदर जो पेट्रियाटिज़म है वो एक अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है। और बहुत प्यारा जुमला था कि पेट्रियाटिज़म है बट उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया। हमारा डिफरेंट था, आज की जनरेशन का डिफरेंट है। एग्जैक्टली। सो वी ऑल लव पाकिस्तान इन अ डिफरेंट वे। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो उसमें ये था, उसमें मिली नगमों के अलावा वैसे भी म्यूजिक जो था बहुत प्योर था। प्योर एज इन मतलब उस वक्त के लिए। और लेकिन वो प्योर चीज़ जो होती है वो आपको हर वक्त में आपको प्योर ही लगती है। जैसे आज भी हम डिफरेंस उसका जानते हैं कि जो पहले मिली नगमे बनते थे वो क्या डिफरेंस थे, उसमें क्या डिफरेंस था और अब में क्या है। लेकिन ये है कि आज भी अब भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, इदारों की तरफ से बन रहे हैं बहुत अच्छे, और सिंगर्स बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत फेमस सिंगर्स भी सभी। सो आई थिंक वो भी लोगों को हिट करता है, और जब 23 मार्च या 14 अगस्त का मौका आता है तो फिर वो हमें सुनने को मिलते हैं। आपको सबसे ज़्यादा किसका मिली नगमा पसंद है मौजूदा दौर की बात करें, जिसको लाइव सुनना पसंद हो आपको मौजूदा दौर में? हाँ। एक सिंगर है उस्मान रईस नाम है उनका। यार ये तो वो तो बड़े प्यारे इंसान है, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। आप उन्हीं की बात करें ना, उस्ताद रईस के जो बेटे। एग्जैक्टली। अरे क्या कमाल शख्सियत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये अच्छी बात है, अपने आप से प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अपने आप को वैल्यू करेंगे एंड देन अपने आप को पसंद करेंगे। एक सेल्फ एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर पिछले एरा का आपने पूछा होता मिली नगमा तो मैं बता सकता था। इस टाइम में मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। इसमें बंद भी कम रहे हैं ना, ये भी तो हाँ जी, बहुत कम बनते हैं। हम वही जो पुराने सुनते आ रहे हैं जो कि एवरग्रीन है, वो पुराने कभी लगते ही नहीं है। वही हम सब भी सुनते आ रहे होते हैं, वही अपलोड हो रहे होते हैं, वो नए अभी तक उस तरह से नहीं बन रहे जैसे मैंने आपको सुना, अभी मैंने सुना आपको वतन की मिट्टी कहते हुए। सो यू नो आपको आपके बीच ज़हन में रजिस्टर्ड है वो सारे। एग्जैक्टली। तो हम तो ये नगमे अपनी स्कूल असेंबली में पढ़ के हम बड़े हुए हैं। पता नहीं अब आज की जनरेशन इसको काफी स्कूल्स में अब होता है ना, स्कूल्स में अभी भी होता है ये। और आई थिंक इसको रिवाइवल इसका ऐसे हो सकता है पुराने मिली नगमों का कि उसको नए अंदाज से प्रोडक्शन उसकी की जाए, ताकि आज की जो जेन जी जिनको हम कहते हैं वो उन तक ऐसे पहुंचेगा कि उसको प्रोडक्शन उसकी बिल्कुल नए अंदाज से हो। ये जिस तरह वो चीज़ें सुनते हैं, जैसे जेन जी से मुतालिक क्योंकि हम रोज़ बात भी कर रहे होते हैं कि बहुत फास्ट पेस्ड कंटेंट चाहिए उनको। हाँ जी। और गानों में भी ना जहाँ बहुत तेज बोला जा रहा हो ना, आई मीन वेरी फास्ट पेसी, तो अब मिली नगमे अगर पेसी करेंगे तो मे बी जेन जी कहे कि ठीक है हमारे लिए ये वाला नहीं, यू नेवर नो। अभी सिर्फ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसको पेस उसकी ज़्यादा होनी पड़ती है, लेकिन जो अंदाज है प्रोडक्शन का वो बहुत मैटर करता है। यू नो स्लो रैप भी चल जाता है वो इसलिए क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन जो उसको जिस तरह से बयान किया जाता है वो जेन जी
समझ लेते हैं। आप प्लान करें कुछ जेन जी के लिए भी कुछ? सर मेरी जो एल्बम आ रही है वो आप देखेंगे कि वो जेन जी के लिए आ रही है। अरे वाह, जेन जी के लिए खुशखबरी है। जेन जी के साथ साथ मिलेनियल्स जो हम लोग हैं उनके लिए भी है, सो इट्स अ ब्लेंड। चलिए जबरदस्त, लुकिंग फॉरवर्ड। और वी आर श्योर के वालिद की लेगेसी आगे लेकर आप चल रहे हैं, बिकॉज प्रेशर आपके ऊपर बेशक ना हो, बट अगेन माइंड में आपके कहीं ना कहीं चल रहा होता जी, है of course, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल है, हाँ जी। तो हम मनवाना खुद ही पड़ता है अपने आप को। एग्जैक्टली हाँ, ये बात। तो वो ये वालिद ना साहब का सोचे नाम ठीक है जुड़ा है साथ, लेकिन मनवाना खुद मैं पड़ता वही है। कहती हूँ कि लेगेसी आप लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन मनवाना जाहिर है आपको खुद ही पड़ता है, और वो आपका टैलेंट आपको आगे लेकर चलता है। हम अगर उस्मान आपसे मिली नगमा आज 23 मार्च की। अरे इससे पहले कि मेरे नगमे की तरफ हम जाएं, मुझे क्लोजिंग भी करने है। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और इस दुआ के साथ कि हम सब अपने आप पर बड़ा फोकस कर रहे हो, अपने पर ध्यान दे रहे हो, अपनी जिंदगी को और बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान को आगे अपने आप को बेहतर करेंगे तो मुल्क तो बेहतर यही होगा बात, ना। exactly. एब्सोल्युटली ऐसे। अपना फीडबैक आज के शो से मुताल्लिक जरूर दीजिएगा, लेकिन अभी हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे मिली नगमा उस्मान रईस के साथ। आ जाए। वतन ए खुल्द बरी, हम तेरी मोहब्बत की खातिर फिर मौत से आंखें चार किए, फिर जोश लहू ने मारा है हम जान हथेली पर रख कर, ए देश मेरे हम हाजिर हैं जो तुमने हमें पुकारा है। तेरे सब साज़ारों की है कसम, तेरे ऊंचे चनारों की है कसम, मेरे देश जो तू गुल रंग रहे, हमें अपनी कोई फिक्र न गम। तेरे सीने पर आबाद रहे मेरे देश का हर दहकान, यहाँ कोई मुस्लिम सिख हो या हिंदू, रहे शाद हर एक इंसान यहाँ। तेरे बहते दरियाओं की तरह जज्बों का हाल हमारा है, फिर जोश लहू ने मारा है हम जान हथेली पर रख कर, ए देश मेरे हम हाजिर हैं जो तुमने हमें पुकारा है। जहाँ माओ के आंचल के तले कई शहर मोहब्बत बसते हैं, जहाँ प्यार में बहनों पर देखो कई भाई जान छिड़कते हैं। मेरे खून की लाली हाजिर है, मेरी सांसें वतन हो नाम तेरे, तेरे परचम को ऊंचा रखूं, हूँ जहाँ मैं चर्चे आम तेरे। ऐ देश मेरा ये वादा है, मैं तेरे लिए सब कुछ हारूं, ये जान तो आनी जानी है, कई दुनियाएं तुझ पर वारूं। नजरें जो उठी तेरी जानिब, दुश्मन जो तुम्हें ललकारेगा, शाहब कहो उनसे इतना, ये जिस्मो जान